जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग अपने क्लास 12th एंड सीयूईटी रिविजन्स के अंदर में मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। वेरी सिंपल चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं कि मनी क्या है, टाइप्स ऑफ मनी क्या है, फंक्शंस ऑफ मनी क्या है, मनी के मेजरमेंट यानी मनी सप्लाई कैसे करके हम लोग मेजर करते हैं, आरबीआई का क्या तरीका है मनी सप्लाई को मेजर करने का। यह इसका पहला पार्ट है मनी का। दूसरा हिस्सा बैंकिंग से रिलेट करता है जिसमें हम लोग बैंक्स, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, उनका फंक्शंस क्या होता है, फिर आरबीआई के बारे में, क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस के बारे में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ आरबीआई कंट्रोल्स मनी सप्लाई, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो इन टोटल हम लोग इसको 3 क्लासेस के अंदर रिवाइज करेंगे। आज की क्लास में हम आपको पूरा का पूरा मनी वाला पोर्शन रिवाइज कराएंगे। दूसरी क्लास में हम लोग बैंकिंग का पूरा पोर्शन रिवाइज करेंगे जिसमें बैंक्स, कमर्शियल बैंक और क्रेडिट क्रिएशन के बारे में समझेंगे। और तीसरी क्लास के अंदर में हम आपको मेथड्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई के बारे में करवाएंगे। और जैसा कि हर बार हम लोग करते हैं, लास्ट में एक रिवीजन सेशन होगा जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। रेडी हो आप लोग? चलो ओके, फुल कंसंट्रेशन के साथ एकदम ध्यान से सुनना। कोशिश करना इस रिवीजन सेशन के अंदर में आप भी साथ साथ में चीजों को याद कर सको। ठीक है, सबसे पहले मनी के बारे में सीखते हैं कि मनी का इवोल्यूशन किस तरीके से कब हुआ। हम लोग बेसिकली कहते हैं, जस्ट अ मिनट, हम इसको फुल स्क्रीन कर लें। हाँ, हम लोग कहते हैं कि मनी से पहले एक सिस्टम चलता था अपना बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर में क्या होता था, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज होता था। यानी अगर आपको एक कोई चीज चाहिए तो उसके बदले, एक गुड के बदले आपको दूसरा गुड ऑफर करना पड़ता था। तो से फॉर एग्जाम्पल, अगर इन भाई साहब का किस चीज का बिजनेस है? हाँ, अच्छा, गोल्ड का। हमारे यहां अधिकतर सोने के व्यापारी हैं। तो इन भाई साहब का गोल्ड का बिजनेस है, ठीक है, और इन भाई साहब का खेती बाड़ी है, ये हाँ, चावल गेहूं ये सब सप्लाई करते हैं। तो भाई जो सोना बेच रहा है उसको भी तो भूख लगती है कि नहीं लगती है? ठीक है, अब सोचिए, ये जाएंगे गेहूं चावल वाले के पास, किसान के पास जाकर के क्या कहेंगे, हम तुमको सोना दे रहे हैं, बदले में हमको गेहूं चावल दो। ठीक है, अब बदले में भले ही उसका पूरा का पूरा खेत ले ले, लेकिन कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन अब उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है कि इनके पास में गेहूं चावल पड़ा हुआ है और गेहूं चावल वाले को सोना चाहिए, तो ये मना कर देगा सोना वाला। वो कहेगा कि नहीं, मेरे पास में अभी हमको गेहूं चावल की रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्ट 2, से फॉर एग्जाम्पल ये जूता चप्पल बेचते हैं, पीछे वाले भाई साहब, ठीक है, मुकुंद जो है जूता चप्पल बेचता है और ये भाई साहब सोना बेचते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि मुकुंद कहता है कि मेरे को सोना चाहिए, अपने बच्चे की शादी में हमको देना है। तो ये बदले में, ये आमिर, क्या नाम है, कृष, तो कृष कहता है कि क्या दोगे, और मुकुंद कहता है जूता लोगे, चप्पल लोगे। तो अगर कृष को जूते चप्पल की रिक्वायरमेंट है, तब तो इनके बीच में जूता चप्पल और सोना चांदी आपस में एक्सचेंज होगा। अगर इनकी नीड्स आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे तो इनके बीच में एक्सचेंज नहीं होगा। कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज होता है, और कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज तभी हो पाता है जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड हो। बोलो क्या? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। मतलब जो हम देना चाहते हैं वो आपको चाहिए, जो आप देना चाहते हो वो हमें चाहिए। ठीक है, मेरे पास में जो था उसकी रिक्वायरमेंट आपको थी, एंड कोइंसिडेंटली आपके पास में जो था उसकी रिक्वायरमेंट हमें थी। जब ये चीज कोइंसाइड करेगी तभी हमारे बीच में एक्सचेंज होगा, नहीं तो एक्सचेंज नहीं होगा। तो पहले जो चलता था वो था बार्टर सिस्टम। इसकी सबसे बड़ी समस्या थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, जिसको हटा करके आ गया मनी। मनी ने समस्या को ऐसे सुलझा दिया कि अब आपके पास में सोना है, आप सोना, जिसको सोने की जरूरत है उसको आप बेचो और पैसा लो, मनी लो।
उस मनी से आपको अगर दाल चावल खरीदना, आप दाल चावल खरीदो, आपको जूता चप्पल खरीदना, आप जूता चप्पल खरीदो, आपको जो चीजें खरीदनी है आपको वो खरीदो। लेकिन आपको यह इंतजार नहीं करना है कि किसी ऐसे इंसान को ही खोजा जाए जिसके पास में चावल हो और आप उसे सोना सप्लाई कर सकें। यह कोइंसिडेंस बिठाने की जरूरत नहीं है। जिसको सोने की जरूरत है आप सोना उसको बेचो, पैसा लो और उस पैसे से आप जो चाहे वो खरीदो। तो हमारा एक्सचेंज करना आसान हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब हमें डबल कोइंसिडेंस की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? नहीं पड़ी। तो मनी रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। बार्टर सिस्टम, barter system is a system in which one commodity is exchanged for another without the use of money. It is also termed as commodity to commodity economy. CC माने commodity to commodity economy. इसके drawbacks क्या क्या थे? There was double coincidence of wants. There was lack of divisibility. यानी say for example ये 10 किलो, हाँ ये मान लीजिए देते थे, आप क्या बेचते थे? नहीं सोना नहीं, कुछ और, मान लीजिए भेड़ बकरी बेचते थे, ठीक है, ऑल्दो आई एम वेजिटेरियन, मान लीजिए मुर्गी बेचते थे, ठीक है, मुर्गी या मुर्गा कुछ भी, नॉन वेज वालों, तो मटन तो ये मुर्गी बेचते थे और ये भाई साहब एज यूजुअल गेहूं चावल, ठीक है। अब इनको भी मन करता है ना, किस दिन हो सकता है कि इनको भी नॉनवेज खाना हो, ठीक है। तो अब से फॉर एग्जांपल ये 10 किलो गेहूं देते थे तो इनको एक मुर्गा मिलता था, ठीक है। अब ये अगर 5 किलो ही गेहूं देंगे तो क्या इनको आधा मिलेगा? सर आधा मिल भी सकता है, नहीं ऐसे नहीं, आप समझो, देयर इज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, देयर इज लैक ऑफ, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, आप बेचते थे कंप्यूटर, दी अदर वन इज सेलिंग चेयर्स, तो आप एक कंप्यूटर के बदले 5 चेयर लेते थे। अब किसी दिन अगर आपको एक ही चेयर की जरूरत है तो क्या आप उसको कंप्यूटर का थोड़ा हिस्सा काट करके दोगे? नहीं। तो देयर इज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी और नॉट। लेकिन हम लोग रुपए के टर्म्स में उसको सब डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर 1 यूनिट का 1000 रुपए, अगर 5 यूनिट का 1000 रुपए तो 1 यूनिट का 200 रुपया, तो डिविजिबिलिटी होती है। लेकिन बार्टर सिस्टम में डिविजिबिलिटी नहीं होती। देयर इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी वैल्यू को स्टोर करना डिफिकल्ट था फ्यूचर यूज के लिए। अगर आपको से फॉर एग्जांपल इन्होंने गेहूं चावल बनाया, इनको तो थ्रू आउट द ईयर कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इनको थ्रू आउट द ईयर अपने पास गेहूं चावल स्टोर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? देयर इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी गेहूं चावल स्टोर करना मुश्किल है लेकिन पैसे को स्टोर करना आसान है। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, आपको हर एक कमोडिटी को सोने के टर्म्स में मेजर करना होगा। चलो मान लो ये फिर भी अगर आसान लगे, आपको हर एक कमोडिटी को गेहूं और चावल के टर्म्स में मेजर करना होगा। मुश्किल है या नहीं है? मुश्किल है। एंड देयर इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी फ्यूचर पेमेंट्स करना भी इससे मुश्किल था। इसके बारे में और जानकारी नीचे हम लोग लेते हैं फंक्शंस ऑफ मनी के तौर पे। आइए देखिए मनी के क्या क्या फंक्शंस थे, इसके थ्रू हम लोग समझ पाएंगे कि क्या क्या ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के। सबसे पहला फंक्शन बताइए क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप इसमें देखेंगे, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, आप इसमें देखेंगे हमने पॉइंटर्स में बांट करके लिखा हुआ है ABC। इसके पीछे का कारण यह है, आपके एग्जामिनेशंस में अगर हम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें आता है कि 4 नंबर का सवाल है या 3 नंबर का सवाल है, बताओ कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो कई बार उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कितना लिखा जाए, होता है दिक्कत। 3 नंबर का आ गया, 4 नंबर का आ गया, सर क्या लिखे? हमको तो इतना मालूम है ना, मनी सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। हाँ, इट इज इजी टू स्टोर मनी, डिफिकल्ट टू स्टोर गुड्स। तो हम तो एक लाइन में लिख के आ जाते, टीचर कट कर देता है, कहता है और लिखो, तो हम क्या लिखें? तो इसलिए हमने यहां पे इसको 3 पॉइंटर्स में बांट के लिखा है। आप जब लिखने जाइए तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। इसको हमने अपनी भाषा में इसीलिए बांट करके लिखा है ताकि आपको भी लिखने में परेशानी ना हो। आइए देखिए एक एक पॉइंट को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और समझते भी जाते हैं। सबसे पहला है फंक्शन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, बार्टर सिस्टम में आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की जरूरत पड़ती थी, लेकिन मनी के अंदर में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स वाज नॉट रिक्वायर्ड। आप इजीली अपने गुड को सेल कर सकते थे और उससे पा सकते थे मनी, और उस मनी को कुछ भी और परचेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे।
समझ गए इस बात को? तो इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आइए एक बार पढ़िए साथ साथ में क्या लिखा है, सबको साथ साथ में पढ़ना। क्या लिखा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज दैट इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज freely accepted in exchange for all goods. Money is universally accepted commodity against goods. It facilitates transactional trade for goods and services. It eliminates the double coincidence of wants problem by serving as a medium of exchange. ठीक है, ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम जैसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, बट थोड़ा बहुत इसमें से अगर आप याद करके लिख लेंगे तो आप अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे अपने आंसर को। मेन पॉइंट अगर देखा जाए तो यही है कि मनी फ्रीली एक्सचेंज हो सकता है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये एलिमिनेट करता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। तो ये की टर्म्स हुए इसके, इनको कहते हैं की टर्म्स। क्या? फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्ट होता है, और ये एलिमिनेट करता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। अगला, इट सर्व्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। हर एक चीज को अलग अलग टर्म्स में मेजर करने के बजाय हर एक चीज को हम रुपए के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो वो रुपया क्या है? मनी। तो मनी सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब पैसे को यानी वैल्यू को मेजर करने का एक यूनिट देता है। हम वेट को मेजर करते हैं केजी में, हाइट को मेजर करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, फीट। वैसे ही करके वैल्यू को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इट सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। क्या वर्ड है ये? यूनिट ऑफ अकाउंट। इट सर्व्स एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू एंड अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड अ स्टैंडर्ड ऑफ, इट इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। द वैल्यू ऑफ एवरी गुड which we call as price helps to measure the value of every good in terms of money. Thus it removes the problem of relative measurement of value as in barter system. तीसरा क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ? मनी वैल्यू को स्टोर करने में भी हेल्प करता है। क्या मतलब है इसका? कि आप वैल्यू को आसानी से स्टोर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। आज आपने गेहूं चावल उगाया, ठीक है, लेकिन आपको तो साल भर कुछ ना कुछ की जरूरत पड़ती रहेगी। साल भर आपको हो सकता है कपड़े खरीदने हो, आपको फर्नीचर खरीदना हो, आपको और बाकी खाने पीने के सामान चाहिए हो, सब्जी चाहिए हो, तो आपको क्या साल भर के लिए गेहूं चावल स्टोर करना पड़ेगा? बार्टर सिस्टम में हाँ, लेकिन मनी में क्या है? आप पूरा का पूरा गेहूं चावल मार्केट में एक साथ बेच दो और फिर उससे जो पैसा आया उसको साल भर थोड़ा 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 करके इस्तेमाल करो। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टोर ऑफ वैल्यू। पैसे को स्टोर करना कम रिस्की है, कम स्पेस इन्वॉल्व करता है और ज्यादा कन्वीनियंट है। रिस्क कम है, स्पेस कम है और कन्वीनियंट ज्यादा है। रिस्क कैसे कम है सर? पैसे की वैल्यू, रुपए की वैल्यू इतनी जल्दी चेंज नहीं होती, कमोडिटी की वैल्यू बड़ी जल्दी जल्दी चेंज हो जाती है। तो इट एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। चौथा क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। तो ये फ्यूचर पेमेंट्स करने के अंदर में मदद करता है। फ्यूचर में जब हम पेमेंट करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तभी हो सकती है जब वो मनी के टर्म्स में, अगर वो कमोडिटी के टर्म्स में हो तो इंटरेस्ट की गिनती अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इट सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट और ये कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में इसलिए कैलकुलेट कर पाते हैं क्योंकि मनी की वैल्यू ज्यादा स्टेबल है। सोने की वैल्यू भी इतनी स्टेबल नहीं है, लेकिन रुपए की वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। मनी कैसे इवॉल्व हुआ? पहले कमोडिटी मनी आया, यानी पहले नमक को, सोने को, यानी नमक या अलग अलग चीजें थी जिनको रुपए की तरह ट्रीट किया जाता था। कुछ लोग सीड्स को अलग अलग तरीके के लेते थे, कई कुछ देशों में सुना है कॉफी भी एक तरीके का मनी माना जाता था, पता नहीं क्या क्या। लेकिन उसके बाद आया मेटेलिक मनी, जिसमें हम लोग गोल्ड को, सिल्वर को, ब्रास, अलग अलग चीजों को मनी लेते थे। देन इट केम टू फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी मतलब एक ऐसा मनी जिसके अंदर में उसकी कमोडिटी वैल्यू माने इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। कमोडिटी वैल्यू या कह लो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो उसके अंदर का मेटल है उसकी वैल्यू उसके फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू के बराबर होता है।
अगर हम कहें 10 रुपए के सिक्के के अंदर में 10 रुपए का मेटल है, 10 रुपए का तांबा, 10 रुपए का अगर मेटल है, तो हम उसे कहते हैं वो एक फुल बॉडीड मनी। तो फुल बॉडीड मनी माने क्या? फुल बॉडीड मनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ मनी हुआ जिसके अंदर में आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू, बोलिए क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू। सर इंट्रिंसिक वैल्यू माने क्या? माने उसके अंदर की कमोडिटी जितनी है उसकी वैल्यू, और नॉमिनल वैल्यू क्या? जो उसके ऊपर लिखा गया है, जिस दाम पे वो एक्सचेंज किया जाएगा वो वैल्यू। 10 रुपए के नोट के अंदर जो कागज है उस कागज का कोई दाम नहीं है, लेकिन उस कागज के ऊपर में क्योंकि वो 10 रुपया लिखा हुआ है और उसके ऊपर में आरबीआई का एक सिग्नेचर है, आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर है, स्टैंपिंग है, इसलिए उसकी वैल्यू है। तो वो एक्सचेंज हो रहा है 10 रुपए में, लेकिन उसके अंदर की कमोडिटी का क्या दाम है? उस कागज का क्या दाम है? कुछ नहीं। तो हम इस काइंड के मनी को कहते हैं टोकन मनी। बोलिए क्या? टोकन मनी। अच्छा, सिक्के के फॉर्म में होता है तो हम उसे कहते हैं टोकन मनी, और अगर प्रिंटेड फॉर्म में हो जाता है तो हम उसे कहते हैं पेपर मनी। ठीक है, तो टोकन मनी बेसिकली ऐसे सिक्के होते हैं, ऐसे सिक्के हो जाते हैं जहां पर कमोडिटी वैल्यू कम है, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, और क्या चीज ज्यादा है? नॉमिनल वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? इसकी कमोडिटी वैल्यू। और नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है? इसकी प्रिंटेड या फेस वैल्यू। तो बताओ, अगर दोनों बराबर है तो क्या? फुल बॉडीड मनी। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, नॉमिनल वैल्यू ज्यादा है तो? और अगर क्या उल्टा हो सकता है क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो सकती है? अगर 10 रुपए के सिक्के में 15 रुपए का तांबा हो तो हम उसको 10 रुपए का सिक्का इस्तेमाल क्यों करेंगे? हम उसको गला देंगे और 15 रुपए के तौर पे इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर से 15 वाला गलाएंगे और इस्तेमाल करेंगे? नहीं। आप समझिए कि नहीं समझे? तो कभी भी इसका उल्टा नहीं हो सकता है। यानी ये नहीं हो सकता है कि 10 रुपए के सिक्के के अंदर में 10 रुपए से ज्यादा का मेटल हो, नहीं तो उसकी वैल्यू 10 रुपए क्यों रखा जाएगा? समझे कि नहीं समझे? तो या तो बराबर हो सकता है या तो उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, डियर स्टूडेंट्स इन द चैट सेक्शन, अदिति, अनन्या, आंशी, अर्जुन, हर्षित, नंदा, श्रेया, सिमरन, तमन्ना, तनिषा, एवरीबॉडी कम ऑन, प्लीज कंफर्म क्लियर हुआ कि नहीं? आगे सुनिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फिएट मनी और फ्यूडिशरी मनी के बारे में। ये टाइप्स ऑफ मनी हो गए। कौन कौन से बताइए? फिएट मनी और फ्यूडिशरी मनी। सर फिएट मनी माने क्या और फ्यूडिशरी मनी माने क्या? फिएट मनी का एक इतिहास भी कहा जाता है जो कि काफी हद तक डील करता है आपके वर्ल्ड वॉर के टाइम से। काफी लंबे समय तक मनी ऐसे ही चलता था कि वो फुल बॉडीड मनी होता था। अधिकतर समय तक फुल बॉडीड मनी चलता था। मतलब अगर सोने का सिक्का है, अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए है तो उसमें 100 रुपए का सोना होता था। लेकिन जैसे जब वर्ल्ड वॉर आया या बाकी वॉर वगैरह की स्थिति आई तो इकोनॉमी एकदम गड़बड़ा जाती है। और ऐसी गड़बड़ाई हुई स्थिति के अंदर में क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक देश इतना सारा सोना लेकर के आ जाए कि वो मनी प्रिंट कर सके? इतनी नहीं। तो जब उतना पैसा नहीं होता देश के पास में, जब इतना पैसा नहीं होता देश के पास में, तो उतना सोना कहां से लाया जाएगा? तो उन्होंने क्या सोचा कि अब हम कागज के नोट छापते हैं या ऐसे सिक्के छापते हैं जिनकी वैल्यू कम है। तो बेसिकली नोट छापते हैं और उस नोट को बैकिंग अप देती है गवर्नमेंट। उस नोट को बैकिंग अप कौन देता है? गवर्नमेंट। तो नोट के अंदर एज सच कोई वैल्यू नहीं है, उस कागज की कोई वैल्यू नहीं है, बस उसके पीछे बैकिंग अप किसकी है? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट की बैक्ड अप करेंसी को, जिसको सरकार स्टैंप कर रही है कि ये मेरी मानी हुई करेंसी है, सरकार की जिसमें स्टैंपिंग है, उसे हम लोग कहते हैं लीगल टेंडर मनी। क्या नाम देते हैं उसको? और इसी को हम लोग कहते हैं फिएट मनी।
क्या नाम है इसका? फिएट मनी। दिस मनी इज बैक्ड बाय द ऑर्डर या अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने आपको इसके थोड़े इतिहास के बारे में बताया कि इसका ओरिजिन कहां से आया, कि भैया सोना उतना नहीं था, तो इसीलिए आज के समय में देश नोट छापने के लिए सोने का एक मिनिमम रिजर्व रखते हैं और फिर वो नोट बेधड़क छापते हैं। पहले क्या होता था कि बहुत ज्यादा नोट न छापे जाएं, इसके लिए जितना नोट छापते थे उतना सोने का रिजर्व रखते थे। लेकिन जितना नोट छापते हैं उतना सोने का रिजर्व रखना आज के समय में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें अथाह नोट छापने हैं, क्योंकि अथाह पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन भी बढ़ रहे हैं। तो आज के समय में देश क्या करते हैं, एक मिनिमम रिजर्व अपने पास रखते हैं और फिर इसके बाद नोट छापते जाते हैं। खैर, इसके ऊपर हम आगे बाद में फिर से आएंगे। अभी आपने सीखा फिएट मनी। अगला होता है फ्यूडिशरी मनी। हाँ बिल्कुल सही अर्जुन। तो फ्यूडिशरी मनी, अर्जुन एक पॉइंट का उसको भी एक बार पढ़ेंगे। फ्यूडिशरी मनी क्या होता था? ये ऐसा मनी था जो कि एक्सेप्ट किया जाता था बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पार्टीज। बोलो क्या? अगर विश्वास है तो इसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे मान लो अगर आप कहीं पे जाओ 10 लाख रुपए का, हाँ 10 लाख रुपए की खरीदारी करो और चेक दे दो, वो एक्सेप्ट करेगा सामने वाला? नहीं, पकड़ के रख लेगा तुम्हें। तो अगर विश्वास है तो उसको एक्सेप्ट करेगा, विश्वास नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, मान लो वहीं पे अगर मानी जाए 10 लाख रुपए का चेक दे, उसका चेक एक्सेप्ट करेगा 10 लाख रुपए का? हाँ, उस पर विश्वास है। ठीक है, आप पे विश्वास होगा, हो सकता है नहीं होगा। हाँ तुम कह रहे हो हाँ होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो पहले वो चेक को भजाएगा फिर विश्वास करेगा आपके ऊपर। तो ऐसे, अच्छा वैसे ही करके प्रॉमिसरी नोट होता है, बिल रिसीवेबल होता है, बिल पेबल होता है। तो वो बिल रिसीवेबल एक मनी तभी माना जाएगा जब विश्वास हो, और अगर विश्वास नहीं है तो वो मनी नहीं। तो इसको एक्सेप्ट करना कंपलसरी है क्या? नहीं, इसको एक्सेप्ट करना कंपलसरी नहीं। इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, जैसे चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा। तो आप सामने वाले को फोर्स कर सकते हैं कि चेक से पैसा लो? नहीं, लेकिन सामने वाले को फोर्स कर सकते हैं कि करेंसी दे रहे हो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो करेंसी लेने से मना नहीं कर सकता, लेकिन चेक लेने से मना कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा सर पर पहले क्या 1 रुपए का कॉइन को मैन्युफैक्चर करने में आरबीआई को 1 रुपए 10 पैसा लगता था? मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा पैसा लग सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में एक वो ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट और उसकी वैल्यू अलग अलग बात हुई। मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट और उसकी वैल्यू अलग अलग बात हुई। ठीक है, जैसे 1 रुपए का सिक्का हमने बना दिया तो उसको बनाने का खर्चा अलग है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है तुम्हारे लिए तो उसकी पीतल और तांबे की वैल्यू है, तुम्हारे लिए उसको गोल बनाए हुए स्टैंप किए हुए की वैल्यू थोड़ी है। तो उसके बनाने का मेरा कॉस्टिंग ज्यादा है, लेकिन उसकी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। तो हाँ, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लग जाता है। इसीलिए कई बार सिक्कों को आप देखेंगे हल्का किया जाता है। तो पहले 1 रुपए का सिक्का थोड़ा और भारी होता था, थोड़ा और हल्का किया गया, उसकी मेटेलिक कंपोजिशन को भी हल्का हल्का चेंज किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। अब मनी को कैसे डिफाइन किया जाता है? मनी को डिफाइन किया जाता है इस डेफिनेशन के थ्रू। Money is anything that is generally accepted as a medium of exchange and acts as a measure and as a store of value. Acts as a measure of value, a store of value and a standard of deferred payment. तो ये पूरी डेफिनेशन यहां पे कंप्लीट नहीं हो पाई। Acts as a measure of value, measure of value, store of value and standard of deferred payment. वापस से मनी को कैसे डिफाइन करेंगे? मनी को कैसे डिफाइन करेंगे? Anything which is accepted as a means of exchange, acts as a measure of value, store of value and standard of deferred payment. नेक्स्ट, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम कैसे है?
तो इंडिया के अंदर में करेंसी नोट छापने का काम आरबीआई का है, लेकिन 1 रुपए का नोट और कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करती है। 1 रुपए का नोट और कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करती है, और बाकी सारे करेंसी नोट्स आरबीआई पब्लिश करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसके अंडर आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, अगला टर्म हम लोग सीखने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अगला टर्म है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मतलब द स्टॉक ऑफ मनी। व्हाट इट इज? इट इज द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर, जैसे हम कहें अभी के समय जितना मनी हमारे यहां पे लोग होल्ड कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं मनी सप्लाई। लेकिन आप कितना पैसा होल्ड कर रहे हो, इस बात को नापने के लिए आरबीआई ने अलग अलग तरीके दे रखे हैं। आरबीआई के इन अलग अलग मेथड्स को हम लोग M1, M2, M3 और M4 नाम से भी जानते हैं। M1, M2, M3 और M4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स कहते हैं इनको। तो हमारे देश में मनी सप्लाई को मेजर करने का काम किसका है? आरबीआई का। इससे भी ज्यादा जरूरी, मनी सप्लाई का मतलब क्या है? तो मनी सप्लाई बेसिकली मींस क्या? अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी, इट इज द स्टॉक ऑफ मनी। इट इज द स्टॉक ऑफ मनी, लिख लीजिए, स्टॉक ऑफ मनी held by people in an economy at a particular point of time. At a particular point of time. अच्छा, ये स्टॉक ऑफ मनी पे हम इसलिए इतना फोकस कर रहे हैं, स्टॉक ऑफ मनी पे इसलिए इतना फोकस कर रहे हैं क्योंकि 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट और एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। तो जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फ्लो कॉन्सेप्ट एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अच्छा, जस्ट गिव ओके, सुनो ध्यान से। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई में हम लोगों ने सीखा कि इट इज द मनी हेल्ड बाय द पीपल इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, आरबीआई ने 4 तरीके बताए मनी सप्लाई को मेजर करने के। M1, M2, M3, M4। बोलो क्या? M1, M2, M3, M4। और इन बस हो गया। इसी के अंदर में आरबीआई ने कहा कि हम कौन कौन सी चीजों को मनी सप्लाई मानेंगे, कौन कौन सी चीजों को मनी सप्लाई नहीं मानेंगे। जैसे ये बताओ, अगर हमको मेजर करना हो कि इस क्लास में बैठे लोगों की मनी सप्लाई कितनी है, तो इन दैट केस क्या आपके पास में अभी जो जेब में पैसे पड़े हैं वो हम गिनेंगे? हाँ। आपके घर में रखे हुए जो पैसे होंगे वो हम गिनेंगे? हाँ। क्या आपके बैंक में रखे हुए पैसे को भी गिनेंगे? हाँ। क्या आपके एफडी में रखे गए पैसों को भी गिन सकते हैं? क्या तुमने जो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराया है उसको भी गिनेंगे? क्या आपके पास सोना चांदी रखा है उसको भी इंक्लूड करेंगे? नहीं। वो सब क्यों गिनेंगे? क्या अगर आपने किसी बॉन्ड वगैरह में पैसा लगा करके रखा है तो उसको भी गिनेंगे? नहीं। उसको क्यों गिनेंगे? तो कौन सी चीजों को इंक्लूड करेंगे और कौन सी चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके 4 अप्रोचेस होते हैं। M1 अप्रोच में कहा गया कि इसमें आप करेंसी को इंक्लूड करेंगे। किसको इंक्लूड करेंगे? करेंसी को इंक्लूड करेंगे, डिमांड डिपॉजिट्स को इंक्लूड करेंगे और अदर डिपॉजिट्स को इंक्लूड करेंगे। अदर डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि आप इसमें आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स आते हैं, किसके पास? आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स आते हैं बाहर के बैंक से, उनको हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो इट इंक्लूड्स डिपॉजिट्स विथ आरबीआई फ्रॉम फॉरेन बैंक्स,
या फिर फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो होती हैं, LIC हो गया, बाकी कुछ और कंपनीज हो गई, DHFL। तो अगर ऐसी कोई कंपनी है जो कि RBI के पास पैसा जमा कराती है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। यानी हमारा करेंसी प्लस हमारा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? ऐसा पैसा जिसको कि हम जब चाहें तब आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक्स के पास पड़े हुए डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड करते हैं। आप इसकी बात कर रहे हैं क्या? डिपॉजिट विद RBI। डिपॉजिट विद RBI में हमने कहा जो NBFC जमा करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, क्योंकि मैंने जमा कराया बैंक को, बैंक ने जमा कराया RBI को, तो वो तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो हम कौन सा पैसा लेंगे? जो कि NBFC ने जमा कराया। NBFC के पास हम डिपॉजिट्स तो करते नहीं है, तो उस पैसे को तो हम मनी सप्लाई में जोड़ते नहीं है। तो NBFC अगर जमा करा रहे RBI के पास तो वो पैसा इंक्लूड होता है। या किसी फॉरेन बैंक या NRI का पैसा अगर यहां पे पड़ा हो तो वो सब इंक्लूड होता है। खैर इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना था, लेकिन ये RBI के पास पड़ा हुआ वो पैसा है जो कि बैंक्स के थ्रू नहीं, बाकी जगहों से आया हुआ पैसा। तो हमारे M1 अप्रोच में क्या क्या आता है? करेंसी, कम ऑन स्पीक आउट। करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स। M2 में आता है M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के पास जो सेविंग डिपॉजिट होता है वो भी। M3 में आता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है टर्म डिपॉजिट, जैसे FD वगैरह। तो FD भी किसमें इंक्लूड हो जाता है? M3 में। और M4 में M3 आता है। M3 आ गया तो समझो M1 भी आ गया और टर्म डिपॉजिट्स भी आ गए। लेकिन टर्म डिपॉजिट किसका? कमर्शियल बैंक का। अब हम पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट लेंगे और पोस्ट ऑफिस का भी टर्म डिपॉजिट लेंगे, यानी टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। क्या ले रहे हैं बताओ? स्पीक आउट। टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। लेकिन इसमें NSC नहीं लेते हैं। NSC जानते हो क्या होता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। जैसे ये बॉन्ड हो गया। अब बॉन्ड क्या है? वो बॉन्ड तो तभी टूटेगा ना जब उसका समय आएगा। ये बॉन्ड तभी टूटेगा जब समय आएगा। तो ये हो गया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो M1, M2, M3, M4। M1 माने क्या? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स। M2 माने क्या? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस। M3 माने क्या? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स यानी टर्म डिपॉजिट्स। M4 माने क्या? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस। अच्छा, अब आपने एक टर्म सुना होगा, हाई पावर्ड मनी। कौन सा मनी? हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी मतलब एकदम लिक्विड मनी। लिक्विड मनी मतलब जो एकदम मनी के ही फॉर्म में है, नोट्स के फॉर्म में। तो इट कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इन रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। आपके पास जो पैसा है वो करेंसी के फॉर्म में है, जो बैंक के पास रखा हुआ पैसा है वो पूरा का पूरा करेंसी के फॉर्म में नहीं है। समझो, तुमने बैंक के पास में 10 लाख रुपए जमा कराया। अब बैंक उससे किसी को लोन दे देगा। मान लो बैंक ने उससे 6 लाख रुपए लोन दे दिया, तो बैंक के पास करेंसी हार्ड कैश 4 ही लाख रुपए बचा ना। मान लो सामने वाले ने 6 लाख रुपए निकाल भी लिया, तो तुम्हारे तो नजर में 10 लाख रुपए का डिपॉजिट है, लेकिन बैंक के पास हार्ड कैश कितना है? 4 लाख रुपए। बोलो है कि नहीं? तो वो जितना कैश है बैंक के पास उसे हम लोग कहते हैं हाई पावर्ड मनी। तो उसमें क्या क्या आया? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस कमर्शियल बैंक का रिजर्व। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस कमर्शियल बैंक का रिजर्व्स। अगला क्या है बताओ? मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर माने क्या? मनी मल्टीप्लायर इज बेसिकली, अच्छा ये तो हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ लेंगे, यहां से हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे। यहां तक अपना मनी का पोर्शन खत्म होता है। हाई पावर्ड मनी के बारे में मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा ये याद रखिएगा,
आरबीआई M3 अप्रोच यूज करता है। आरबीआई कौन सा अप्रोच यूज करता है? M3। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं मनी की सप्लाई बढ़ती जाती है, तो M1 और M2 अप्रोच को नैरो मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और M3 एंड M4 अप्रोच को ब्रॉड मनी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज क्या? ब्रॉड। एंड M1 और M2 को क्या कहते हैं? नैरो मनी। और आरबीआई कौन सा अप्रोच मानता है? M3। आरबीआई हर फोर्टनाइट पे यानी हर 14 दिन पे, हर 2 हफ्ते पे मनी सप्लाई को मेजर करता है और उसकी एक रिपोर्ट को पब्लिश करता है। तो हमारे यहां पे मनी सप्लाई मेजर करने का काम आरबीआई करता है और वो M3 अप्रोच को मान्यता देता है। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आप इसको एक बार पढ़ करके रिवाइज जरूर से करिएगा, ठीक है? कोई डाउट अगर आप पूछना चाहते हैं इससे जुड़ा हुआ तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। नैरो मनी, ब्रॉड मनी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इस सेशन के अंदर में कवर अप कर लिए। हाई पावर्ड मनी जरूरत पड़े तो एक बार रिवाइज कर लेना जरूर से, बट एक बार याद करना जरूर से, मतलब इसको पढ़ना जरूर से खुद से, ठीक है? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। बाय बाय। अगली क्लास में बैंकिंग वाला पोर्शन रिवाइज करेंगे। जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोगों की मनी एंड बैंकिंग क्लास की रिवीजन क्लास नंबर 2 है। आज के सेशन में हम लोग बैंकिंग से जुड़े हुए सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। हम लोग सीखेंगे कि क्या फंक्शंस होते हैं सेंट्रल बैंक के, क्या फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक के, उसके बाद किस तरीके से सेंट्रल बैंक मनी कंट्रोल करता है, क्या प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन है बाय कमर्शियल बैंक्स। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों को आज के सेशन में सीखने हैं। इसी में हम लोग एक टर्म सीखते हैं विच इज मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? ओके, सुनो ध्यान से। बैंकिंग के अंदर हम लोग कहते हैं कि व्हाट इज अ बैंक? अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। व्हाट इज अ बैंक? अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपॉजिट टेकिंग, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स, ये दो काम करता है। प्राइमरीली ये दो काम करता है। क्या? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स। डिपॉजिट्स लेगा और लोन्स देगा। देखो सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होते। एक हो गया बैंक और एक हो गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसे क्या आपने इसका नाम सुना है? बजाज फाइनेंस। वो उसके पास क्या बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं? अकाउंट ओपन करा सकते हैं? नहीं। इट इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक उसी तरह से जैसे DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC खुद, हम कह सकते हैं ये सब फाइनेंस कंपनियां हैं, बट ये बैंकिंग कंपनीज नहीं है। बैंकिंग कंपनी वो जो कि डिपॉजिट्स भी ले और लोन भी दे। मुथूट फाइनेंस लोन देता है लेकिन डिपॉजिट्स नहीं लेता, वो एक बैंक नहीं है। बैंक वो जो कि एक्सेप्ट करे डिपॉजिट और प्रोवाइड करे लोन्स। और ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बैंक के दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कौन से दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स? यही दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, इनको कहा जाता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है एंड गिविंग लोन्स ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है। जब डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं तो ये अलग अलग फॉर्म में किए जा सकते हैं। पहला होता है आपका डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब ऐसे डिपॉजिट्स जो कि इजीली विड्रॉएबल होता है, यानी आप इसके अगेंस्ट में चेक इश्यू कर सकते हो। तो चेक इश्यू करके जिन डिपॉजिट्स को विड्रॉ किया जा सकता है उन डिपॉजिट्स को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। और अगला वेरिएंट होता है इसका टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट्स मतलब ऐसे डिपॉजिट्स जो कि कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए किए गए।
जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए अगर पैसा जमा कराया गया है तो उसे कहते हैं टर्म डिपॉजिट, विच इज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। गिविंग लोन्स, जैसे डिपॉजिट्स अलग अलग फॉर्म में एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, लोन भी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। एक होता है आपका टर्म लोन। टर्म लोन मतलब 4 साल, 5 साल, 6 साल के पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन दे दिया गया, टर्म लोन। और दूसरा होता है आपका ओडी या सीसी, यानी आपको एक पर्टिकुलर लिमिट सैंक्शन कर दिया जाता है और उतना तक का लिमिट आप विड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लो 5 लाख रुपए तक की लिमिट आपको सैंक्शन किया गया, तो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और फिर जब पैसा आ जाए उसको वापस जमा कर सकते हो, लेकिन टर्म लोन में ऐसा नेसेसरली नहीं होता। तो ये था आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिविंग लोन्स। इसके अलावा आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हम उनको सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स या अदर ऑब्जेक्टिव्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं बताना जरा सा, बोलो भाई, देखें तुम लोग को क्या क्या पता है। फैन स्पीड स्लो कर दीजिएगा प्लीज। इन द चैट सेक्शन स्टूडेंट्स लेट मी सी आप लोगों को कितने पॉइंट्स और बताएं। फाइनेंशियल एडवाइस देना, अच्छा, और इन्वेस्टमेंट क्या, इन्वेस्टमेंट क्या, कुछ बेसिक बातों से शुरू करते हैं। ये आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, ये आपको चेक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, फिर इसके अलावा बताइए आपको लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है इसके थ्रू, यानी अगर आप एक इंपोर्टर हैं तो आपको इंपोर्ट करने के लिए कई बार लेटर ऑफ क्रेडिट लेना पड़ता है जिसके बिहाफ पे आप सामान खरीद सको, तो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है। आजकल बैंक्स बहुत से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब समझते हो, जैसे मेरे बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर महीने के 8 तारीख को 20,000 रुपए एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए जाए। तो हर महीने के 8 तारीख को 20,000 रुपए वहां से म्यूचुअल फंड में चले जाते हैं, इसे कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो बैंक बहुत से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। ऑब्वियसली बैंक एडवाइजरी का भी काम कर सकता है, बैंक और भी तरह तरह के काम कर सकता है, लेकिन ये कुछ आपके मेजर सेकेंडरी या अदर ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो ये बात किसके बारे में हो गई, बैंक्स के बारे में। किस तरीके से बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन करते हैं आइए ये सीखते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ये प्रोसेस बड़ा ही सिंपल और एकदम इजी सा है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन है ए, ठीक है, और ए जा करके 100 रुपए का कैश किसके पास जमा कराता है, बैंक के पास। बैंक अपने पास एक खाता खोलेगा ए के नाम का, और उसमें ए के नाम का कितना पैसा जमा हो जाएगा, 100 रुपए जमा। अब बताओ ये बैंक का लॉकर है, ये बैंक की तिजोरी है, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो। अब बैंक की तिजोरी में कितना पैसा आ गया, 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए का कैश है। बैंक क्या करेगा, अब इसी पैसे में से लोन बांटेगा, लेकिन लोन बांटने से पहले आरबीआई कहता है, सतर्क रहें, सावधान रहें, नहीं, आरबीआई कहता है कि लोन बांटने से पहले कुछ पैसा आपको अपने पास रिजर्व के तौर पे रखना पड़ता है। तो 100 रुपए में से मान लीजिए इसने 10 रुपए अपने पास रिजर्व रख लिया, तो कितना पैसा अब इसके पास बचा, 90। तो 100 में से ये 10 रुपए अपने पास रिजर्व रख लेता है एक अलग लॉकर में।
अब इसके पास कितने पैसा बच गया? 90। अब ये 90 रुपए क्या करेगा? किसी को बांट देगा लोन के फॉर्म में, तभी तो इसको फायदा होगा, क्योंकि इस पे तो ये ब्याज देगा इसको ए को, तो कहीं से कमाई करेगा तभी तो देगा। तो अब ये इसको लोन फर्दर बांटेगा। अब ये लोन बांटता है किसको? बी को। लेकिन जब ये बी को लोन बांटता है तो बी से कहता है कि भाई बी, हम तो बैंकिंग में विश्वास रखते हैं, हम कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, तुमको जो भी पैसा है वो तुम्हारे खाते में जमा कराएंगे। बी कहता है मेरे पास में खाता दूसरे बैंक में। ये कहता है नहीं, अगर आपने हमारे पास में अगर अकाउंट ओपन कराया तो हमारे यहां पे एक खाता भी खुलवा। तो ये अपने यहां पे एक बैंक अकाउंट भी ओपन करेगा और ये एक अकाउंट ओपन कर देगा बी के नाम पे, और ये 90 रुपए किसके पास जमा करा देगा? मान के चलते हैं कि अब फिलहाल बी को अभी इस 90 रुपए की जरूरत नहीं है, तो बी के पास एक अकाउंट आ गया 90 रुपए का, और ये 90 रुपया कैश वापस से किसके पास आ गया? बैंक के पास। अब बैंक वापस से कहेगा कि इस 90 रुपए का 10% हमें अपने पास एक अलग रिजर्व के तौर पे रखना है, जिसको कि फ्यूचर में कभी इमरजेंसी के टाइम पे हम इस्तेमाल कर सके। तो 90 रुपए का 10% कितना होता है? 9 रुपए। ये 9 रुपए अपने पास रिजर्व के तौर पे रखेगा, और बाकी का कितना बचा रह जाएगा? 81। 81 ये बांटेगा लोन के तौर पे। किसको बांटेगा? सी को। अब सी का भी खाता कितने रुपए से हो जाएगा? 81 रुपीस का सी का अकाउंट हो जाएगा। वापस से इस 81 का 8.1 मेंटेन किया जाएगा, और कितने रुपए बचे रह जाएंगे? 72.9। 8 रुपए 10 पैसे मेंटेन करेगा, और 72 रुपए 90 पैसे बांट दिए जाएंगे से फॉर एग्जाम्पल डी को, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा। तब तक कंटिन्यू होता जाएगा जब तक इनके पास में कुछ कैश बचा हुआ है, अदर देन रिजर्व इनके पास कैश बचा हुआ है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। अब सुनना मनी सप्लाई कैसे यहां पे बढ़ा। मनी सप्लाई में ए से जाओ, पूछो कि उसके पास कितना पैसा है। ए कहता है मेरे पास 100 रुपया है मेरे बैंक अकाउंट में। बी से जाओ, पूछो कि उसके पास कितना कहता है। बी कहता है 90 रुपया मेरे पास भी है बैंक अकाउंट में, लेकिन असल में कैश तो 100 ही रुपया था। तो 100 रुपए से 190 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। वैसे ही करके सी से जाओ, पूछो कि तुम्हारा कितना पैसा है, तो सी भी कहता है 81। तो बताओ कि ये 100 रुपए के कैश से 271, अगर इन तीनों को जोड़े तो 271 रुपए आएगा। 271 रुपीस का मनी क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? प्लस बैंक के पास कैश अलग से पड़ा हुआ है। तो हम कहते हैं कि ये जो मनी सप्लाई है, इसमें सिर्फ हार्ड कैश नहीं आता, प्रिंटेड कैश नहीं आता, वो पैसा जो कि बैंक के पास पड़ा हुआ है वो भी आता है। और क्योंकि बैंक हाथ में पैसा नहीं बांटता है, अपने यहां अकाउंट ओपन करता है, तो इसीलिए मनी सप्लाई बढ़ती जाती है, क्योंकि वो पैसा अल्टीमेटली बैंक के पास ही आ जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रेडिट क्रिएशन, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बोले क्या कहते हैं इसको? प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, आपसे कहा जाता है कि इसको न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करो, तो इसको न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक और टर्म सीखेंगे कि ए जो हार्ड कैश में पैसा जमा करा रहा है, इसे नाम देते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। बोलिए क्या? और उसके बाद जो इन लोगों के लोन का पैसा इसमें जमा कराया जा रहा है, इसे कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। बस इतनी सी बात। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं ये देखने जा रहे हैं। बोले तो यार यहां तक समझ में आया? स्टूडेंट्स इन द चैट सेक्शन प्लीज कंफर्म कि आपको यहां तक समझ में आया। न्यूमेरिकली हमने एक तरफ में लिखा लायबिलिटीज और दूसरी तरफ में लिखा असेट्स। इनिशियली हमारे पास में प्राइमरी डिपॉजिट आता है 100 रुपए का, तो हमारे पास में कैश कितना हो जाता है? 100 रुपए। अब इससे मेंटेन करते हैं हम लोग रिजर्व। क्या मेंटेन करते हैं? रिजर्व। अब जो रिजर्व मेंटेन करते हैं उसको इसी कैश में से करते हैं। तो हमने कहा कि 100 रुपए में से रिजर्व के लिए कितना पैसा निकाल लो? 10। तो यहां पे कैश कितना बचेगा? 90। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अब ये 90 रुपए बांटो। ठीक है, तो ये 90 रुपए बांटा जाएगा। अब मेरी लायबिलिटीज में
प्राइमरी डिपॉजिट तो है ही 100 रुपए का। देखो जो बैंक के पास डिपॉजिट आता है वो उसकी लायबिलिटी होती है। अब उसके पास एक सेकेंडरी डिपॉजिट भी है, पहला सेकेंडरी डिपॉजिट, जो कि कितने रुपए का है? 90 रुपए का है। अब इसके पास असेट्स में कैश 90 का भी नहीं बचेगा, इसमें से भी 9 रुपए जमा करा दिया जाएगा तो 81 रुपए बचेंगे। और रिजर्व कितने रुपए के ये रखा है? 19 रुपए के। लेकिन ये बताओ, सुनो मेरी बात, अब ये बताओ क्या इसने लोन भी बांट रखा है? लोन कितने का बांट रखा है? 90 रुपए का। तो हम कहेंगे लोन 1 कितने रुपए का? 90 रुपए का। तो 190 रुपया यहां पे भी और 190 रुपए यहां पे भी। ये बैलेंस शीट टैली कर रही है कि नहीं कर रही, और समझ में आए कि नहीं आए? बैंक के पास में प्राइमरी डिपॉजिट 100 रुपए का, सेकेंडरी डिपॉजिट 90 रुपए का। इसके बदले कैश आया था 100 रुपए, जिसमें से 19 रुपए रिजर्व। देखो 100 और 90 190, इसका 10% यानी 19 रुपया रिजर्व, और बाकी का 90 रुपया क्या हो गया? लोन। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा स्टेप, बताओ लायबिलिटी में क्या क्या आएगा? कम ऑन स्पीक आउट। प्राइमरी डिपॉजिट आएगा कितने रुपए का? 100 रुपए का। सेकेंडरी डिपॉजिट, पहला सेकेंडरी डिपॉजिट 90, दूसरा सेकेंडरी डिपॉजिट, अब जितना कैश बचा है उतना ही बांटेंगे 81। अब बताओ यहां पे मेरे असेट्स में क्या क्या आ जाएंगे? कैश कितना बचेगा? 72.9। मेरे पास रिजर्व्स कितने के हो जाएंगे? 27.1। और फिर उसके बाद लोन 1 लोन 2। लोन 1 कितना? 90, और लोन 2 समझे कि नहीं समझे? क्या ये आप लोगों को आ गया ये बैलेंस शीट बनाना? ऐसा एक बार आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि इसको न्यूमेरिकली आपको दिखाना था, तो इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को आप लेकर के दिखा सकते हो। अच्छा, क्या होता है प्राइमरी डिपॉजिट? क्या होता है प्राइमरी डिपॉजिट? द इनिशियल डिपॉजिट विच इज मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश इज कॉल्ड एज प्राइमरी डिपॉजिट। क्या होता है सेकेंडरी डिपॉजिट? व्हेन डिपॉजिट इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ गिविंग लोन, यानी जब लोन दिया जाता है, ठीक है, उसमें से या उसका जब हम डिपॉजिट क्रिएट करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज क्या? सेकेंडरी डिपॉजिट। इसकी वजह से कोई भी कैश इनफ्लो अलग से नहीं होता। समझे? आ गया यहां तक? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन गिव मी अ यस अगर यहां तक आए तो, क्योंकि अब इसके बाद हम लोगों को सीखना है मनी मल्टीप्लायर, और फिर हम लोग आरबीआई वाला पोर्शन शुरू कर देंगे। सुस्त बच्चों, तुम लोग कितना सुस्त हो जाते हो ये बताओ? कितनी मेहनत तुम लोग करते हो स्कूल के अंदर में? क्या ही तुम लोग करते हो? पढ़ाई लिखाई करते हो तुम लोग स्कूल में? कितना ही थके हुए हो तुम लोग। नालायक बच्चों, समझ में नहीं आता है। पत्थर से तोड़वाया जाता है ऐसे तुम लोगों से। ये बच्चा तो बस ऐसे जगह है, आंखें खुली है, मन सो चुका है। चलो और देखो, कभी कदार, वाह। उसके बाद तुम लोग को वो रोजगार भत्ता वत्ता दिया जाता है कि नहीं? कभी कभी नहीं भी मिलता है। चलिए सुनिए ध्यान से, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर, नालायकों, हमको पता है तुम लोग ज्यादा कुछ करते नहीं हो, बस ऐसे ही चेहरे बना करके घर पहुंच जाते हो, और घर पे पेरेंट्स गार्जियन समझते हैं अरे बच्चा कितनी मेहनत करके आया है, अरे रे रे मेरा बच्चा। स्कूल वाले कितना पढ़ा देते हैं, कोचिंग वाले कितना पढ़ा देते हैं, मेरे बच्चे को टाइम ही नहीं मिलता है आराम करने का। उनको क्या मालूम? हाँ, ऐसा नहीं होता है। घर घुसते हुए फ्लाइंग चप्पल।
त्योहार में। ओके, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है ये समझिए। सर ये तो समझ में आया कि 100 रुपए से आप पैसा बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब बैंक पैसा बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, लेकिन वो 100 रुपया कितना पैसा बन जाएगा? क्या वो 2000 बन जाएगा? क्या वो 5000 बन जाएगा? क्या वो 10,000 बन जाएगा? कितना पैसा बनेगा? तो उसके लिए एक तरीका होता है कॉल्ड एज मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर को हम लोग के से अगर डिनोट करें तो के इज इक्वल टू 1 रिजर्व रेशियो। बोले क्या? 1 रिजर्व रेशियो। अच्छा, इसको हम लोग डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिजर्व रेशियो। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिजर्व रेशियो। जितना रिजर्व रेशियो में बदलाव आएगा दैट विल बी, सॉरी, जितना रिजर्व रेशियो का रेसिप्रोकल होगा दैट इज कॉल्ड एज योर मनी मल्टीप्लायर। लेकिन सर इससे इसका मतलब नहीं मेकआउट हो रहा है। ये फॉर्मूला है, आपने इसको डिफाइन भी कर दिया, लेकिन इससे इसका मतलब नहीं मेकआउट हो रहा है। मतलब एक और फॉर्मूले से मेकआउट हो सकता है, विच इज चेंज इन मनी सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइमरी डिपॉजिट्स। अब देखो भाई, ये तो तभी बढ़ेगा जब आप प्राइमरी डिपॉजिट बढ़ाओ। तो जितना आप डिपॉजिट बढ़ाओगे उससे जितना ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगी दैट विल बी कॉल्ड एज मनी मल्टीप्लायर। मान लो अगर हम 500 रुपए बैंक में डालते हैं और उस 500 रुपए को जमा करने से 3000 रुपए का मनी सप्लाई क्रिएट होता है। बैंक उस पैसे को बार बार यूटिलाइज करता है और उससे 3000 रुपए का मनी सप्लाई क्रिएट होता है। हम कहीं पर एक फैक्ट सुन रहे थे, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट हाँ लगभग 2.5 गुना अपना जो है मनी मल्टीप्लायर इंडिया के अंदर में रहता है। लगभग इंडिया में 2.5 गुना का मल्टीप्लायर, यानी अगर आप 500 रुपए अगर जमा कराते हैं अपने बैंक खाते में फ्रेशली, लोन लेने के टाइम पे जो मिलता है वो नहीं, अगर आप फ्रेशली 500 रुपए अपने बैंक खाते में जमा कराते हैं तो बैंक उसे 1250 रुपए तक का मनी सप्लाई क्रिएट कर लेता है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन एक और निकल करके आएगी मनी मल्टीप्लायर की? इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स मनी सप्लाई इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन विथ चेंज इन प्राइमरी डिपॉजिट्स। यानी प्राइमरी डिपॉजिट्स के बढ़ने से जितना मनी सप्लाई बढ़ता है दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्या? मनी मल्टीप्लायर। एक बार दोनों डेफिनेशंस को लिखते हैं साथ साथ में। आप लोग भी अपनी बुक में कहीं इसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, क्योंकि बुक में ऐसी डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। आई थिंक ये वाला फॉर्मूला भी नहीं दिया हुआ है अपनी बुक में ना, ये चेंज इन मनी सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइमरी डिपॉजिट। तो इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स money supply increases with increase in primary deposits. It is the reciprocal of reserve ratio. तो से फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें इंडिया में CRR 4% है और SLR हालांकि 19% है, मान लो 21% है, तो व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर? अब ये CRR SLR क्या होता है? दोनों ही रिजर्व रेशियोज हैं, हम लोग इसके बारे में अभी सीखेंगे। तो CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, यानी RBI कहता है कि जितना भी तुम्हारे पास में डिपॉजिट आता है उसका 4% यानी 4% मेरे को दे दो। तो अगर तुम्हारे पास में 100 रुपए आया तो उसका 4 रुपए मेरे को दे दो और उसमें से 21 रुपए अपने पास रख लो।
ठीक है, हालांकि अगेन आई एम सेइंग एसएलआर 21% है नहीं, हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। तो बताइए कुल मिलाकर के कितना पैसा सेट असाइड हो जाएगा, कितना पैसा सेट असाइड हो जाएगा? 25%। अब 25% अगर सेट असाइड हो गया तो मनी मल्टीप्लायर माने के कितना हो गया? 1 अपॉन रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन 4% प्लस 21% इज 1 अपॉन 25% इक्वल टू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है सर, 4 टाइम्स कैसे आया? परसेंट हो जाता है अपॉन 100, तो ये ऊपर चला जाएगा इंटू 100, तो ये क्या हो गया? 100/25 इक्वल टू 4 टाइम्स। दिस इज कॉल्ड एज मनी मल्टीप्लायर। इज दिस क्लियर एवरीबडी? सर लेकिन हम लोगों ने कहीं पढ़ा था कि रिजर्व रेशियो का मतलब सीआरआर और एसएलआर नहीं होता है। हां बिल्कुल सही, लेकिन हमारे देश में मेनली रिजर्व रेशियो के तौर पे दो ही चीजों को रखा जाता है, एक होता है सीआरआर और एक एसएलआर। तो जो भी रिजर्व रखना है हमारे यहां पे ये दोनों है। मान लो अगर किसी जगह पे कुछ और है तो उसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर देंगे। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ एवरीबडी, कम ऑन प्लीज आंसर। इफ रिजर्व रेशियो इंक्रीजेस, अगर रिजर्व रेशियो इंक्रीज कर जाए तो बताइए मनी मल्टीप्लायर का क्या होगा? हां वो डिक्रीज होगा ना। और अगर रिजर्व रेशियो डिक्रीज हो जाए तो बताइए मनी मल्टीप्लायर का क्या होगा? इंक्रीज। अगर रिजर्व रेशियो इंक्रीज कर जाए तो मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज, और अगर रिजर्व रेशियो डिक्रीज कर जाए तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज। तो अगर हम मनी क्रिएशन करना चाहते हैं तो रिजर्व्स कम रखेंगे, और अगर मनी क्रिएशन को घटाना चाहते हैं तो रिजर्व्स ज्यादा करेंगे। समझ रहे हो इस बात को? अगर ज्यादा रिजर्व रखेंगे तो बांटेंगे कम, और बांटेंगे कम तो मनी क्रिएशन कम हो जाएगा, और अगर मनी क्रिएशन ज्यादा करना चाहते हैं तो फिर बांटेंगे ज्यादा, यानी रिजर्व कम करेंगे। तो कम रिजर्व ज्यादा मनी सप्लाई, ज्यादा रिजर्व कम मनी सप्लाई। क्लियर है ये बात? यहां तक का फंडा सबको क्लियर? चलो अगले टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, ये बेसिकली सेंट्रल बैंक है विच इज आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया। What are the functions of RBI? What are the functions of RBI? अब एक बार आपकी बुक में वापस से आइए, हम लोग लौटते हैं। मनी मल्टीप्लायर वाला टॉपिक उतना एग्जॉस्टिवली नहीं दिया था, इसलिए हमने इसको अलग से कवर अप कर दिया। आई होप हमने आपको एक दो जो चीजें लिखवाई उसको आपने लिख लिया ना? ठीक है, अब देखिए एक सेकेंड। सबसे पहले हम लोगों ने ये भी सीख लिया है, ये भी सीख लिया है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में सबसे पहला फंक्शन है अपना इश्यूअर ऑफ करेंसी। ऑलमोस्ट हर एक देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, यूएस के लिए फेडरल बैंक, अरे सुना होगा ना, फेडरल रेट्स, फेड रेट्स, यूएस फेड ने ये रेट बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया, तो फेडरल बैंक। फिर उसके बाद इंग्लैंड के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड, चाइना के लिए बैंक ऑफ चाइना। तो ये सभी बैंक्स का काम होता है क्या? इश्यूअर ऑफ करेंसी के तौर पे काम करना। इंडिया के अंदर में, एवरीबडी कम ऑन प्लीज फोकस, इंडिया के अंदर में आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी फॉर इशूइंग ऑल नोट्स एक्सेप्ट ₹1 नोट।
1 रुपए का नोट कौन इश्यू करता है? 1 रुपए का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री इश्यू करता है, ठीक है। और कॉइन्स भी कौन इश्यू करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन बाकी सारे के सारे जो करेंसी नोट्स हैं वो आरबीआई छापता है। क्या आरबीआई जितने चाहे उतने नोट छाप सकता है या कोई लिमिटेशन है? हाँ, द आंसर इज जितने चाहे उतने नोट छाप सकता है। हमारे यहां पे फिक्स रिजर्व सिस्टम है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है या प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम माने कि आपको अपने पास एक मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है, जो कि इंडिया के केस में 200 करोड़ रुपए का है। उतने रुपए का अपने पास में गोल्ड या अदर प्रीशियस मेटल्स का रिजर्व रख के आरबीआई जितने चाहे उतने नोट्स का इश्यू कर सकता है। तो कोई भी लिमिटेशन है क्या हमारे नोट इश्यू में? नहीं। और जो सिस्टम्स होते हैं उनमें अंतर यह होता है कि आपको, जैसे से फॉर एग्जांपल हमने आपसे कहा प्रोपोर्शनल रिजर्व, तो प्रोपोर्शनल रिजर्व के अंदर में आप जितना ज्यादा नोट छापेंगे उतना ज्यादा आपको रिजर्व बढ़ाना पड़ेगा। नाउ दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो हमारे यहां पे इस्तेमाल क्या होता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम समझ में आ गया आपको? तो बताइए कौन सा सिस्टम ऑफ नोट इश्यू है अपना? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। और कौन कौन से करेंसी नोट छाप सकता है आरबीआई? एवरी नोट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। क्या आप में से किसी को पता है कि आरबीआई कितने तक की मैक्सिमम करेंसी छाप सकता है? मेरे पास चॉकलेट्स थी सुबह, देखते हैं अगर कहीं बची होगी तो। हाँ, नहीं, कितना भी, मतलब वो 1 लाख रुपए का भी नोट छाप सकता है? मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है, ठीक है। आ चुका है पहले 10,000 रुपए का। व्हाट्सएप वाला सर्कुलेशन मत बताना मेरे को, गूगल पे। बॉन्ड एक अलग चीज हो गई, हो सकता है, हमने नहीं देखा है, हो सकता है, अगर बता रहे हैं तो हो सकता है कि कभी छापा हो। तो 10,000 रुपए तक की अथॉरिटी है उसके पास में। और ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडियन कॉइनेज एक्ट में, इफ आई एम राइट आई विल चेक इट अगेन, बट ये इंडियन कॉइनेज एक्ट में लिखा हुआ है कि 10,000 रुपए तक का नोट आरबीआई छाप सकता है, ठीक है। अच्छा, अगले टॉपिक पर आते हैं, विच इज क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब जो इंडिया के अंदर की मॉनेटरी पॉलिसी है। देखिए, 2 पॉलिसीज होती हैं, आपसे पूछा जाएगा, 2 पॉलिसीज होती हैं, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिस्कल पॉलिसी। तो इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन बनाता है? आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है, बट जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की किस चीज से डील करती है? मनी सप्लाई से। इट डील्स विथ क्या? ये मनी सप्लाई के साथ डील करता है कि कितना मनी सर्कुलेट करेगा। और इसी में आता है पॉलिसी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल मतलब कि कितना लोन्स एंड एडवांसेस बांटे जाएंगे हमारी इकोनॉमी के अंदर में। तो इट ऑल्सो कंट्रोल्स दी क्रेडिट फ्लो, यानी कितना लोन वगैरह बांटा जा रहा है अपनी इकोनॉमी के अंदर। इट इज द बैंकर टू गवर्नमेंट, इट इज द बैंकर टू गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बैंकर है, गवर्नमेंट का बैंकर है माने गवर्नमेंट का जो अकाउंट है वो कौन मेंटेन करता है? आपको देखो, बैंकर आपसे पूछा जाएगा, हम आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में हल्का एक्सप्लेन कर रहे हैं, और पूरे एग्जॉस्टिव नोट्स जो कि अपने रहते हैं, अगर आपको सब्जेक्टिवली लिखना हो तो वहां पे चेक करना, हमने उसमें पूरा अच्छे से लिखवाया है ना। यहां पे आपको समझा रहे हैं वही सेम पॉइंट्स, सुनना ध्यान से। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, तो आपको 3 चीजों को कोट करना होता है कि ऑल द मनी पेड एंड रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट इज डन बाय आरबीआई, यानी ऑल द मनी पेड एंड रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट इज डन थ्रू आरबीआई।
आरबीआई मेंटेन्स द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेन अकाउंट होता है उसे कहते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या नाम देते हैं? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो उस खाते को कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। आरबीआई कैन रेज बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट से पैसा रेज करना होता है, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा ट्रेजरी बिल, तो उसमें क्या किया जाता है? आम जनता से पैसा रेज किया जाता है। तो वो कौन रेज करता है? वो आरबीआई रेज करता है। किससे रेज करता है? पब्लिक से रेज करता है। तो आरबीआई कैन रेज मनी फ्रॉम पब्लिक ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। और तीसरी चीज, आरबीआई कैन ऑल्सो लेंड मनी टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पैसा उधार पे भी दे सकता है एट द टाइम्स ऑफ नीड। अगर गवर्नमेंट को अगर पैसे की जरूरत है तो उसको पैसा उधार पे भी दे सकते हो। तीन चीजें। कौन सी तीन चीजें? पहला, आरबीआई गवर्नमेंट का अकाउंट मेंटेन करता है। जो भी मनी पेड एंड रिसीव्ड है, इट इज डन बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। आरबीआई कैन रेज लोन फ्रॉम पब्लिक ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और तीसरा क्या पॉइंट बताया था मैंने? तीसरा क्या पॉइंट बताया था हमने? गवर्नमेंट को अगर लोन की जरूरत पड़े तो एट द टाइम ऑफ नीड लोन भी दिया जा सकता है। बोलो, समझ गए क्या इस बात को? एवरीबडी इन द चार्ट सेक्शन प्लीज कंफर्म कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। आपको ये तीन बातें लिखोगे, देखो 3 नंबर का तुम्हारा सवाल होगा, आप 3 बातें लिखोगे, उसके अंदर में आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, है ना? It acts as an advisor also. Very good, Harshit. Very good. It acts as an advisor to government. गवर्नमेंट को कैसी क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों के रिगार्डिंग भी आरबीआई एडवाइस करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, जैसे अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो किस तरीके की पॉलिसीज बनाया जा सकता है, आरबीआई इसके बारे में बताता है। ठीक है, banker to banks, RBI acts as an banker to banks. All the interbanking transactions are done with the help of RBI. यानी अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा जमा कराना हो, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बैंक ऑफ बड़ौदा में हमको पैसा जमा कराना हो, तो वो किसके थ्रू होगा? आरबीआई के थ्रू। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता स्टेट बैंक में नहीं होगा, लेकिन इन सभी के खाते कहां पे होंगे? आरबीआई के पास। तो आरबीआई ये इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करता है, इनके बीच में कनेक्टिविटी बनाता है। दूसरी चीज, आरबीआई एक्ट्स एज द कस्टोडियन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी अगर बैंक्स को बोरोइंग करनी हो तो वो किसके पास से बोरोइंग कर सकते हैं? आरबीआई के पास। एंड ऑल्सो बैंक्स कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स टू आरबीआई। तो 3 बातें इसके अंदर हम लोग लिखते हैं कि बैंक कैन डिपॉजिट इट्स सरप्लस फंड्स विद आरबीआई, बैंक्स कैन ऑल्सो बोरो फंड्स फ्रॉम आरबीआई, और लास्ट क्या बताओ, एक और पॉइंट क्या बताए थे तुमको? इंटर बैंकिंग, ऑल द इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शंस आर ऑल्सो कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ आरबीआई। इट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट व्हेन कमर्शियल बैंक्स आर इन नीड ऑफ फंड्स, देन इट कैन रेज फंड्स फ्रॉम आरबीआई। एंड इट इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया के अंदर, उसका रखवाला, उसका कस्टोडियन कौन है? आरबीआई। आरबीआई मेंटेन्स द एंटायर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होगा उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मेंटेन करता है। ठीक है, समझ गए इस बात को? तो दीज वर दी फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या क्या फंक्शंस है? इट एक्ट्स एज एन इश्यूअर ऑफ करेंसी, इट मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट कंट्रोल, it can increase the supply of money or it may decrease the supply of money. Banker to government, banker to banks, lender of last resort and custodian of foreign exchange reserve. तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबका सब आरबीआई मेंटेन करता है। ये अपॉइंट करता है ऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स को भी। किसको अपॉइंट करता है? ऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स को, जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं। खत्म होता है यहां पे हमारा फंक्शंस ऑफ आरबीआई। क्या यहां तक की बात भी आपको क्लियर है? हाँ, आपको याद दिला दें कि ये हमारा पूरा का पूरा सेशन जो है मनी सप्लाई एंड बैंकिंग वाला, मनी एंड बैंकिंग वाला 3 क्लासेस में होने वाला था, 3+1। 3 क्लासेस में हम आपके साथ पहली क्लास में डिस्कस कर रहे थे मनी वाला पोर्शन,
जो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी क्लास में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया बैंकिंग और आरबीआई, और तीसरी क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हाउ टू कंट्रोल मनी सप्लाई या हाउ आरबीआई कंट्रोल्स मनी सप्लाई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि रीसेंट सिनेरियो में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और आरबीआई बहुत हद तक इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहा है, और जिसकी खबरें आए दिन आपको दिखाई देती रहेंगी। तो सीबीएसई भी जब अपना पेपर फ्रेम करता है, या आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड अगर अपना है, या इवन यूपी बोर्ड अपना पेपर जब ये लोग फ्रेम करेंगे, या इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में सीयूईटी वगैरह में जब अपना पेपर फ्रेम होता है, तो उसमें रिसेंट सिनेरियोस को ध्यान दिया जाता है। जो इतनी ज्यादा खबरों वाली चीजें हैं उनको पूछा जाता है। तो आरबीआई से जुड़ी हुई इन सब तरीके के केस स्टडीज या कोई क्वेश्चन आसानी से फ्रेम किया जा सकता है। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से अगली क्लास में समझिएगा, ठीक है? क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर, इज फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड आरबीआई बोथ आर सेपरेट? यस, बोथ आर वेरी सेपरेट। आरबीआई इज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डायरेक्टली सरकार के अंडर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। ठीक, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोगों की मनी एंड बैंकिंग की क्लास नंबर 3 है। आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टुडेज सिनेरियो। क्योंकि आज के समय में आरबीआई बहुत एक्टिव है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मनी के जो रेट्स हैं, जो मॉनेटरी रेट्स हैं, उनको चेंज करने के अंदर में। तो बहुत हद तक चेंजेस आ रहे हैं। सो इसके ऊपर में क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशंस में बहुत हद तक एक्सपेक्टेड होता है, फिर वो चाहे क्लास 12th हो या फिर सीयूईटी हो। मनी एंड बैंकिंग की आज हमारी रिवीजन क्लास नंबर 3 है। मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का काम हम लोगों ने सीखा कि हमारे देश में कौन करता है? आरबीआई। तो मनी सप्लाई इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय, मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का काम हमारे देश में करता है आरबीआई। और आरबीआई के पास इसको कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड और एक होता है क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड्स क्या क्या हैं? क्वांटिटेटिव मेथड्स में हमारे पास में CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, नहीं बैंक रेट मैंने पढ़ाया है क्या आपको? बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओमो। क्वालिटेटिव में हम लोग सीखेंगे अबाउट मार्जिन रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और कोटा रिस्ट्रिक्शंस, या हम इसको कह सकते हैं, एक और टर्म इसके लिए इस्तेमाल होता है विच इज, नहीं मॉरल सुएशन तो एक है ही, और एक होता है कोटा फिक्सेशन ही लिख देते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं सीआरआर के साथ में। सीआरआर माने क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। तो देखिए, जितना भी डिपॉजिट आता है
एक कमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट, अच्छा जितने भी डिपॉजिट के अंदर में क्या डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं? हाँ, क्या उसके अंदर में टर्म डिपॉजिट्स भी आते हैं? सवाल सुना, क्या उसमें टर्म डिपॉजिट माने एफडी, क्या उसमें एफडी भी आएगा? यस, एफडी भी आएगा। तो जितना भी एक कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आता है, इसे हम लोग एक टर्म देते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज या टर्म लायबिलिटीज। नेट डी माने डिमांड, तो नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज। जितने भी हमारे पास में डिपॉजिट्स आते हैं, इन डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज इस कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास में जमा कराना होता है। मान लो अगर हमारा सीआरआर 4% का है, तो जितना भी डिपॉजिट इनके पास आएगा, इसका 4% माने मान लो 4 रुपया इसको जमा कराना होगा किसके पास? आरबीआई के पास। तो अगर 100 रुपए कमर्शियल बैंक के पास आए, तो इसमें से 4 रुपए किसके पास चले जाएंगे? आरबीआई के पास चले जाएंगे। ठीक है, सो हम लोग इसे कहते हैं नेट डिमांड एंड टर्म या टाइम लायबिलिटीज। तो यह भी एक पूछा गया सवाल है कि किसका डिपॉजिट, यानी कौन सा डिपॉजिट, डिमांड या टर्म या दोनों? तो इसके लिए टर्म है एनडीटीएल। तो व्हाट इज सीआरआर? इट इज दैट परसेंटेज, इट इज दैट प्रपोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स, यानी हमारा सीआरआर 4% है, इट इज दैट प्रपोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स विथ कमर्शियल बैंक, यानी कमर्शियल बैंक के पास पड़े हुए डिपॉजिट्स का वो प्रपोर्शन विच इज टू बी केप्ट विथ आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश। यानी एक कमर्शियल बैंक को जितना प्रोपोर्शन आरबीआई के पास जमा कराना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, दैट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज सीआरआर। अब मान लो अगर 100 रुपए हमारे पास में जमा आए, इसमें से 4 रुपए अगर मैंने आरबीआई को बांट दिए, तो कितने पैसे बचते हैं? 96। यानी हमारी जो मनी सप्लाई हम क्रिएट कर पाएंगे लोन वगैरह बांट करके, वो कितने का क्रिएट कर पाएंगे? 96। अगर 4 रुपए की जगह 5 रुपया कर दिया जाए इसको, तो हम कितने का लोन बांट पाएंगे? 95। तो अगर हम मनी सप्लाई को घटाना चाहते हैं, अगर हम मनी सप्लाई को घटाना चाहते हैं, तो ये रिजर्व रेशियो क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। क्लियर है क्या ये बात? तो व्हाट इज अगेन, वंस अगेन, व्हाट इज सीआरआर? इट रिफर्स टू द अमाउंट, या फिर इट रिफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व विच इज टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विथ आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, एक बार आइए देखते हैं इसको हमने अपनी बुक में किस प्रकार से डिफाइन किया है। जेलीफिश डे, आज सुबह दिखा रहा था सैंडविच डे, और अब अचानक से जेलीफिश डे। क्या नॉनवेज वेज? क्या इतने भी नॉनवेज नहीं है? चलो अच्छी बात। CRR, it refers to the minimum percentage of bank's total deposit that is to be required to kept with central bank in the form of this definition is very accurate, we just need to add in the form of cash. कैश के फॉर्म में हमको डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, अच्छा सर, वो जो 5 रुपए आरबीआई लिए बैंक से, उस 5 रुपए के बदले आरबीआई बैंक को क्या फैसिलिटी देगा? जो 5 रुपया आरबीआई ने लिया है बैंक से, उसके बदले इनका सवाल है कि आरबीआई बैंक को क्या देगा? आरबीआई बैंक को लाइसेंस टू ऑपरेट दे रहा है, लेकिन उसका भी पैसा नहीं ले रहा है, उसका भी पैसा नहीं ले रहा है। जानते हो आरबीआई पैसा क्यों ले रहा है? आरबीआई ले रहा है बैंक की सिक्योरिटी के लिए। कोई सा भी शेड्यूल्ड बैंक है, मजेदार चीज सुनना, कोई सा भी शेड्यूल्ड बैंक है, घबराना मत। शेड्यूल्ड बैंक, ऑलमोस्ट जितने भी बैंक आप सुनते हो सब शेड्यूल्ड बैंक है, तो कोई सा भी शेड्यूल्ड बैंक है, घबराना मत, उसके पीछे बैकिंग अप है आरबीआई की। तुम्हारा पैसा डूबने नहीं देगा आरबीआई। अगर पैसे की कमी पड़ी तो उस बैंक के बदले वो पैसा कौन चुकाएगा? आरबीआई चुकाएगा। ठीक है,
तो बैकिंग अप एक तरीके से आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको शेड्यूल्ड बैंक डिक्लेयर करता है। शेड्यूल्ड है इसका मतलब आरबीआई की उसके पीछे में गारंटी है। समझ रहे हो बात को? तो इट रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट इज टू बी केप्ट विद सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश। अगला टर्म क्या है बताइए? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आरबीआई कहता है, सावधान रहें, सतर्क रहें, आरबीआई कहता है कि कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा तो देखो मेरे को जमा कराना है यानी आरबीआई को जमा कराना है, और फिर कुछ पैसा अपने पास भी रखो ना इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। सारा पैसा बांट थोड़ी दोगे, अपने पास भी कुछ पैसा लिक्विड फॉर्म में रखो इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा रेशियो जो कि आपको मेंटेन करना पड़ता है अपने पास इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। SLR refers to those या that proportion of money that is to be kept by commercial banks with itself. It is to be kept by commercial bank with commercial banks को उतना proportion अपने पास रखना पड़ता है in the form of cash. Sorry, in the form of liquid assets. In the form of liquid assets. जैसे मान लो हमने आपसे कहा, सुनना ध्यान से, हमने आपसे कहा एक कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए का जमा आया यानी 100 रुपए का डिपॉजिट आया, तो इस 100 रुपए में से वो 4 रुपए किसको जमा करा देगा? और इस 4 रुपए को क्या नाम देगा? CRR। The percentage of total deposit that is to be kept with central bank RBI in the form of cash, and the percentage of total deposit that is to be kept by commercial bank with itself यानी अपने पास में ही रखेगा in the form of liquid assets। मान लो हमने कहा 19% है, 19 रुपया हो गया, तो ये 19 रुपया अपने पास रख लेगा इसमें से। अब बताओ कितना पैसा बचा? 19 और 4 23, कितना बच गया? 77। ये 77 रुपीस क्या करेगा? अब बांट देगा। 77 रुपीस क्या करेगा? बांट देगा। तो इट इज दैट परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स विच इज टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विथ itself. It is CRR. It is that percentage of total deposit that is to be kept by commercial bank with RBI, central bank. और यहां पे SLR, it is that percentage of total deposit that is to be kept by, हम ही 4 बार बोल रहे, तुम लोग मत बोलना, it is that percentage of it is that percentage of total deposit that is kept by commercial bank with itself in the form of liquid assets. बोलो, liquid assets. लिक्विड असेट म्हणजे क्या? लिक्विड असेट माने सोना, यस, माने चांदी, नो, यानी करेंसी। ढेर बुद्धि लगाते हैं। माने तीसरा हिस्सा मार्केटेबल, सर्टेन स्पेसिफाइड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल, हर्षित इज आस्किंग डॉलर, ये भी ढेर बुद्धि लगा रहे हैं। नहीं भैया, डॉलर नहीं रखते। मार्केटेबल वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो अलग है, वो तो आरबीआई का ही हक है उसको रखने का। तो ये कौन रख रहा है? ये कमर्शियल बैंक रखता है अपने पास। तो वंस अगेन, एसएलआर रिफर्स टू द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट इज केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विथ इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, एंड लिक्विड एसेट्स विल बी like gold,
करेंसी एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। हाँ ठीक। फिर इसके बाद स्पेसिफाइड यही है। फिर इसके बाद रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। देखिए, कमर्शियल बैंक को अगर लोन लेना हो तो जनता से भी ले सकता है, किसी दूसरे बैंक से भी ले सकता है, और कहीं और से भी ले सकता है। लेकिन अगर कहीं से लोन ना मिले या फिर अगर उसको इमीडिएट बड़े अमाउंट का लोन चाहिए तो वो आरबीआई से भी लोन रेज कर सकता है। तो एक कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई से लोन लेता है तो उसके ऊपर आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करता है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय आरबीआई on short term loans given to commercial bank. What is repo rate? It is rate of interest charged by rate of interest, repo माने rate of interest charged by, चलो तुम सेंट्रल बैंक कह दो भैया, हम ब्रैकेट में आरबीआई लिखेंगे। मैं सेंट्रल बैंक कहूं तुम आरबीआई समझ लो, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई फ्रॉम कमर्शियल बैंक ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स गिवन बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से उन शॉर्ट टर्म लोन्स के ऊपर जो कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को देता है, इस कॉल्ड एज क्या? रेपो रेट। ठीक है, अच्छा समझो, आजकल ना सारे रेट्स ऑफ इंटरेस्ट रेपो लिंक्ड होते हैं। रेपो लिंक्ड होते हैं यानी जो हमने लोन लिया है, ठीक है, तो मेरे लोन के पेपर्स के ऊपर में ये नहीं लिखा हुआ है कि हमसे 9% चार्ज किया जाएगा, 10% चार्ज किया जाएगा, नहीं लिखा हुआ है। उसके ऊपर में लिखा हुआ है कि जो रेपो है उसके लिए और भी टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, एमसीएलआर एक टर्म होता है, और भी टर्म्स होते हैं, बट इसको ऐसे बेसिक समझो कि जो रेपो है प्लस 3%, रेपो प्लस 3% या रेपो प्लस 5%। अब मान लो अगर रेपो रेट हम कहें कि 4% है तो 4 + 5 कितना हो गया? 9। मेरे ब्याज की दर हो गई 9%। अगर रेपो रेट 5% हो जाएगा तो मेरा ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन जाएगा? 5 + 5 10। तो आजकल जो लोनिंग होती है वो रेपो बेस्ड होती है। तो रेपो क्या है? जो आरबीआई कमर्शियल बैंक से चार्ज कर रहा है। जो आरबीआई किसे चार्ज कर रहा है? कमर्शियल बैंक से चार्ज कर रहा है। और फिर कमर्शियल बैंक किससे चार्ज करती है? लोगों से, आम जनता से, पब्लिक से। तो अगर रेपो का रेट बढ़ा दिया गया तो कमर्शियल बैंक भी अपना रेट बढ़ा देगा, क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक को महंगा पैसा मिलेगा तो वो आगे भी महंगा लोन बांटेगा। अगर वो लोन महंगा बांटेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। पहले तुम ज्यादा लोन लेते लेकिन अब कम लोन ले रहे हो। पहले लोन लेते, हो सकता है अब नहीं ले रहे हो। तो अगर मनी सप्लाई को घटाना है तो हम रेपो रेट को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो टेकिंग लोन विल बिकम चीपर। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोन लेना क्या बन जाएगा? कॉस्टली, मोर एक्सपेंसिव। सुनते भी हो तुम लोग, समझते भी हो। तो अगर रेपो रेट बढ़ जाए तो फिर टेकिंग लोन विल बिकम कॉस्टलियर, मोर एक्सपेंसिव। तो फिर जो मनी सप्लाई है उसके कारण क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो बताइए, अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई घटेगी, और अगर रेपो रेट घटेगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझ रहे तुम लोग बात को? चलो, ओके। सो वंस अगेन, व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय फ्रॉम ऑन गिवन बाय टू if repo increases, money supply decreases. If repo decreases, easy. Reverse repo. It is the rate of interest given, charge नहीं, given by RBI to commercial bank
ऑन डिपॉजिट्स, ऑन डिपॉजिट्स गिवन बाय कमर्शियल बैंक टू, तो कमर्शियल, जैसे हमारे पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो हमारे पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो हम कहां जमा कराएंगे? बैंक में। और बैंक के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो आरबीआई के पास। ठीक है, सो आरबीआई के पास में अगर हम पैसा जमा करा रहे हैं, यानी बैंक पैसा जमा करा रहा है, तो आरबीआई उसके ऊपर में ब्याज देगा या नहीं देगा? देगा। और आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है दैट इज कॉल्ड एज क्या? रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, बैंक हमको इंटरेस्ट सेविंग पे ज्यादा देता है या फिर लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है? लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है और हमको सेविंग पे देता है कम। तो वैसे ही करके आरबीआई रेपो रेट ज्यादा रखता होगा या रिवर्स रेपो? रेपो ज्यादा होता होगा, रिवर्स रेपो, क्योंकि रिवर्स रेपो क्या है? जो आरबीआई देता है कमर्शियल बैंक को, तुमने मेरे पास पैसा जमा कराया, हम आरबीआई, तुमने मेरे पास पैसा जमा कराया तो हम तुमको उस पर ब्याज देंगे, लेकिन जो हम तुमसे चार्ज कर रहे हैं उससे कम ब्याज देंगे ना तुमको, है कि नहीं? तो रिवर्स रेपो रेट इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो। अब सुनो, तुम कमर्शियल बैंक हो, आप लोग अपने आप को कमर्शियल बैंक के तौर पे इमेजिन करिए। आप कमर्शियल बैंक है, आपके पास पैसा है, आप उस पैसे को बांटते हो जनता में, तो फिर क्या होता है? मनी सप्लाई बढ़ता है। आप उस पैसे को जनता में बांटते हो तो मनी सप्लाई। अब हम आरबीआई है, हम देख रहे हैं लोग जनता में पैसा बांटे जा रहे हैं, मनी सप्लाई बढ़े जा रहा है, और ये लोग जो जनता है वो भी पैसे पा करके पागल है, वो भी एकदम डिमांड पे डिमांड बढ़ाई जा रही है। वो कह रही है लोन आया है, पैसे आए हैं, डिमांड बढ़ाओ। तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है कि नहीं? हमको मनी सप्लाई को घटाना था, तो हम क्या करेंगे? हम कमर्शियल बैंक्स, ओ कमर्शियल बैंक सुन रहे हो, पहले 3.5% का तुमको ब्याज देते थे, अब तुमको 4% का ब्याज देंगे। कहां तुम जनता में लोन बांट रहे हो? लाओ मेरे पास जमा करा दो पैसा। तो जो मेरे पास पैसा रहेगा वो तो जनता में नहीं बटेगा, और जनता में नहीं बटा मतलब मनी सप्लाई कम हो गई। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, बिकॉज कमर्शियल बैंक विल कीप मोर फंड्स विथ आरबीआई। कमर्शियल बैंक ज्यादा फंड किसके पास रख देगा? आरबीआई के पास में। तो इसके कारण मनी सप्लाई कम हो जाएगी। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी याद रहनी चाहिए। जैसे रेपो बढ़ने से क्या हो रहा था? डिक्रीज कर रहा था। क्यों? क्योंकि लोन और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जा रहा था। रिवर्स रेपो बढ़ने से क्या होगा कि कमर्शियल बैंक विल कीप मोर फंड्स विथ आरबीआई, सो मनी सप्लाई विल डिक्रीज। क्लियर है क्या ये बात? शॉर्टकट की बात, सीधी बात, नो बकवास। रेपो, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब बढ़ाओगे तो मनी सप्लाई घटेगी, और घटाओगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। इन सबको बढ़ाने से मनी सप्लाई कम होता है, घटाने से मनी सप्लाई बढ़ता है। एज सिंपल एज दैट। समझे? यहां तक समझे कि नहीं समझे? एवरीबडी इन द चार्ट सेक्शन प्लीज कंफर्म। रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, यहां तक की बातें समझ में आई कि नहीं आई? कम ऑन स्टूडेंट्स। इसके बाद इसी में एक टॉपिक आता है बैंक रेट। बैंक रेट, देखिए बैंक रेट में क्या होता है? जैसे रेपो रेट क्या था? वो शॉर्ट टर्म के लिए था। रेपो रेट क्या था? शॉर्ट टर्म के लिए था। और जो बैंक रेट होता है वो मीडियम टर्म के लिए हो जाता है, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। ठीक है, तो रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म, वेयर एज बैंक रेट इज फॉर मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म। तो बैंक रेट और रेपो रेट ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, लेकिन बस दोनों में थोड़ा सा टेन्योर का डिफरेंस है। और रेपो में कहते हैं कि हम लोग को कुछ प्लेज करना होता है, गिरवी रख करके पैसा लेते हैं, और बैंक रेट में कुछ गिरवी नहीं रखते। हालांकि इतनी डिटेलिंग पे हम लोग को जाना नहीं है, बस आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बैंक रेट हल्का लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एक अगला टर्म आपको यहां पे सिखाया गया है विच इज लीगल रिजर्व रेशियो। क्या है लीगल रिजर्व रेशियो? जितना भी टोटल रिजर्व आपको मेंटेन करना पड़ता है, जितना भी टोटल रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है बाय अ बैंक, दैट विल बी कॉल्ड एज लीगल रिजर्व रेशियो। और हमारे देश में
बैंक्स को दो प्रकार के रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं, दैट इज सीआरआर और एसएलआर। तो हमारे देश के लिए लीगल रिजर्व रेशियो सीआरआर प्लस एसएलआर, और बाकी देशों में हो सकता है कुछ और होता होगा, लेकिन हमारे लिए रफली दिस इज सीआरआर प्लस एसएलआर। ओके, अगेन दिस इज with respect to our country situation, because कुछ जगहों पे ऐसा भी लिखा हुआ है कुछ किताबों में कि LRR is not CRR plus SLR, but in our country's respect we can say that this is the actual situation. I hope you are getting it. समझ रहे हो इस बात को? ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे कहा था कि हम आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाएंगे। इसमें अगला इंस्ट्रूमेंट है आपका क्या? ओमो। ओमो माने ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओमो माने ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या किया जाता है? इसमें आरबीआई क्या करता है? जनता से पैसा बोरो करेगा या उनको लेंड करेगा। बेसिकली बोरो करता है, लेंड नहीं करता है, बोरो करता है। तो बॉन्ड इशू करके, बॉन्ड क्या हुआ? एक कागज का टुकड़ा हुआ ना, और वो कागज का टुकड़ा तो मनी सप्लाई में आएगा नहीं। तो अगर आरबीआई जनता से पैसा बोरो कर ले तो मनी सप्लाई कम हो जाती है। अगर आरबीआई जनता से पैसा बोरो कर ले तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा बताओ? इन्फ्लेशन कम आ जाएगा। तो आरबीआई बोरो करता है, लेकिन कैसे बोरो करेगा? वो बॉन्ड इशू करता है। तो बॉन्ड में क्या होता है? जैसे मान लो 91 डेज का टी बिल हो गया या 182 डेज का टी बिल हो गया, ट्रेजरी बिल इसको कहते हैं। तो जैसे मान लो 100 रुपए का ट्रेजरी बिल है, अब वो 100 रुपए का ट्रेजरी बिल वो 94 या 95 रुपीज में देगा आपको। अब 95 रुपीज में तुमने ट्रेजरी बिल खरीदा 91 डेज का। अब क्या होगा उसमें? 91 डेज के बाद आपको उसका मैच्योरिटी का पैसा पूरा 100 रुपया मिल जाएगा। तो वो ऐसा बॉन्ड होता है जिसको डिस्काउंट पे इश्यू किया जाता है, और जब उसका टाइम आ जाता है, जैसे हमने कहा 91 डेज का टी बिल है, मतलब 91 डेज के बाद आपको पूरा 100 रुपया उसका मिल जाएगा। तो ये बॉन्ड इशू किया जाता है बाजार में। कौन इशू करता है? आरबीआई। और अल्टीमेटली इसका पैसा इकट्ठा करके ये जाता है सरकार के खाते में। तो हम लोग कहते हैं आरबीआई इश्यूज ट्रेजरी बिल्स। आरबीआई इश्यूज ट्रेजरी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर इश्यू करेगा तो पैसा जनता के पास से किसके पास आ जाएगा? गवर्नमेंट के पास, यानी आरबीआई के पास। गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई रखता है ना, आरबीआई के पास। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? कम। अच्छा, अब अगर आरबीआई को मन करे कि हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? अब उसी बॉन्ड को जाकर के बाजार से खरीद लेंगे। उसी बॉन्ड को जाकर के बाजार से खरीद लेंगे। तो ये बॉन्ड बाजार में बिकता भी है। तो जैसे मान लो तुमको मिलने वाला था 91 डेज के बाद पैसा, हमने एक महीने के बाद ही तुमसे कहा 98 रुपीज लेकर के बात खत्म करते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसी बॉन्ड को जाके हम बाजार से खरीद लेंगे, तो वापस से तुम्हारे हाथ में पैसा आ जाएगा, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो बॉन्ड इशू किया जाता है अगर हमें मनी सप्लाई को क्या करना हो? कम। और बॉन्ड क्या किया जाएगा? रिडीम किया जाएगा, यानी परचेज किया जाएगा अगर हमें मनी सप्लाई को क्या करना हो? इंक्रीज। इज दिस क्लियर? बॉन्ड इशू किस लिए किया जाएगा? मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए। और रिडीम किस लिए किया जाएगा? इंक्रीज करने के लिए। रेपो रेट को भी इस्तेमाल करता है और ट्रेजरी बिल्स को भी इस्तेमाल करता है, यानी बॉन्ड वगैरह इशू करने का भी काम करता है। देखो, प्रैक्टिकली रेपो रेट वाला तरीका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है आज के समय में, क्योंकि उसका वाइड स्प्रेड इफेक्ट है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में ये बॉन्ड वगैरह इशू करने का तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो उतना इंपैक्ट नहीं डालता है जितना कि रेपो रेट का रहता है। ठीक है, तो बॉन्ड वाला तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है। बॉन्ड एक अलग तरीका है बिल्कुल, उसमें बॉन्ड इशू किया जा रहा है, उसमें ज्यादा डिफिकल्टी की बात नहीं है, उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा जितना ज्यादा इंपैक्ट रेपो रेट का होता है। सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल आज के समय में कौन सा तरीका है? रेपो रेट। बॉन्ड कैन बी कॉल्ड एज सिक्योरिटीज, यस। देखिए,
मान लीजिए 91 डेज का टी बिल है और इसको 95 रुपीज पे या चलो 97 रुपीज पे इसको इश्यू किया गया और 100 रुपीज पे इसको रिडीम करेगा, तो सिंपल सी बात है वो 3 रुपए का ब्याज दे रहा है ना, और ये 3 रुपए का ब्याज तो कोई भी बोरो करेगा तो देगा ना, तो ब्याज ही तो दे रहा है, इसका नुकसान क्या झेलेगा? वो भी 97 रुपए से पैसा कमाएगा, आगे वो भी कहीं इन्वेस्ट करेगा। तो सिंपल मेरे को फंडा ये बताओ, अगर हम इश्यू करेंगे तो क्या होगा? मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। हर्षित, बॉन्ड कैन बी कॉल्ड ए सिक्योरिटीज, डिक्रीज। और अगर वो रिडीम करेगा, क्या रिडीम करेगा? बॉन्ड्स। बॉन्ड्स माने यहां पे क्या होता है? टी बिल्स। तो उससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। समझ गए इस बात को? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आंसर, इज दिस क्लियर और नॉट? ये थे आपके क्वांटिटेटिव मेथड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद है क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स में आप मेनली ये 3 पढ़ लीजिए, ये चौथा भी पढ़ा ही देते हैं, बट ये 3 आपको हर एक जगह पे दिखाई देगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? जैसे अगर आप कोई असेट, अगर आप कभी कोई असेट लेने जाइए लोन पर, तो आपको 100% फंडिंग या फाइनेंसिंग नहीं किया जाता। यानी ये नहीं कहा जाएगा कि अगर मान लो 10 लाख रुपए का आप कोई कार खरीद रहे हो तो आपको पूरा 10 लाख रुपए फाइनेंस नहीं किया जाएगा, आपको 8 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए, 9 लाख रुपए फाइनेंस किए जाएंगे। कुछ पैसा तो आपको अपने पास से लगाना पड़ेगा। तो जितना पैसा आपको अपने पास से लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। उसे क्या कहते हैं? तो इट इज द प्रपोर्शन ऑफ असेट विच द बोरोअर हैज टू बियर। यानी आपकी बोरोइंग का वो हिस्सा या आपके असेट का वो हिस्सा जिसकी फंडिंग बोरोअर को करनी पड़ती है, बोरोअर को अपने पास से पैसा लगाना पड़ता है, उस प्रपोर्शन को हम लोग कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो अगर हम मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ा दें तो तुम कम लोन ले पाओगे कि ज्यादा? पहले अगर तुम 10 लाख रुपए का कार लोन लेने जाते थे तो तुमको बैंक उसमें से 9 लाख रुपए फाइनेंस करता था। अब अगर तुम 10 लाख रुपए का लोन लेने जाओ तो बैंक कहता है कि 20% का मार्जिन रखना है, आरबीआई के निर्देश आए हैं, आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस आए हैं, तो अब तुम कितना लोन ले पाओगे? 8 लाख। तो मनी सप्लाई तो अपने आप कम हो गई ना। अगर मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए तो मनी सप्लाई, और मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाए तो मनी सप्लाई। अगला टॉपिक क्या है? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या करते हैं हम लोग? कुछ सेक्टर्स को ज्यादा प्रमोट करते हैं और कुछ को डिमोट करते हैं। जैसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये प्रायोरिटी सेक्टर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दो, एजुकेशन के लिए दो, फार्मिंग के लिए दो, बड़े इंडस्ट्रीज के लिए भी चलो दे दो, लेकिन इस समय कंज्यूमर लोन ज्यादा मत दो, ज्यादा व्हीकल्स के लिए लोन मत दो, ये मत दो। यानी हमको जिस सेक्टर को कंट्रोल करना होगा, जहां पे महंगाई को कंट्रोल करना होगा, वहां पे कम लोन बांटने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे। कहेंगे कि इतने से ज्यादा बड़े इंडस्ट्रीज को लोन मत दो, इतने से ज्यादा होम लोन मत दो, तो उसके ऊपर में हम लिमिट लगा देंगे। तो प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर बता दिया जाता है, ये प्रायोरिटी है, नॉन प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी है, नॉन प्रायोरिटी, जैसे कहते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। और एक होता है कोटा लगा देना कि 20% से ज्यादा आप कंज्यूमर लोन नहीं बांटेंगे, 25% से ज्यादा एग्रीकल्चर में लोन नहीं बांटेंगे। तो कोई भी एक लिमिट अगर लगा दिया जा रहा है ना, उसे कहते हैं कोटा। क्या कहते हैं उसको? कोटा। हालांकि कोटा से ज्यादा जो टर्म नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। कुछ को कंट्रोल करेंगे, जहां जहां पे महंगाई है वहां वहां पे कंट्रोल करेंगे। और अगला क्या टॉपिक है बताइए? मॉरल सुएशन। द लास्ट वन, सुनना ध्यान से। मॉरल सुएशन में आरबीआई समझाता है किसको? कमर्शियल बैंक, कम लोन बांटो। लेकिन आरबीआई के समझाने का तरीका बड़ा धाकड़ है। आरबीआई कहता है मान लो, नहीं तो समझे। तो मॉरल सुएशन, इसमें आरबीआई गाइड करता है बड़े अच्छे से। आरबीआई गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कमर्शियल बैंक्स को कि या तो कम लोन दो या तो ज्यादा लोन दो। ठीक है, तो वो गाइडलाइंस जारी करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा। तो इस गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शन देने को क्या कहते हैं? मॉरल
सुएशन मॉरली दबाव डालता है उसके ऊपर में कि देखो ज्यादा लोन बांटो, कम लोन बांटो। जैसे मान लो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर की बैंक है, तो आरबीआई जब जिस समय मंदी का दौर आता है तो आरबीआई कहता है अरे इस समय ना बड़ी मंदी चल रही है बाजार में, लोन बांटो। कमर्शियल बैंक कहता है अरे उसकी वो हालत ही नहीं कि लोन बांट दे। अरे नहीं नहीं ठीक है तुम लोन बांटो, हम स्कीम लेकर के आ रहे हैं, तुम लोन बांटो, सरकार की स्कीम आ रही है, तुम लोग लोन बांटो। और महंगाई आ जाए, नहीं नहीं तुम क्या कर रहे हो, लोन इतना लोन क्यों बांट रहे हो, उसको क्यों लोन बांट रहे हो, उसको क्यों लोन बांट रहे हो, वो रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। समझ रहे हो? तो अगर आरबीआई इंस्टेड करे टू गिव मोर लोन्स या टू गिव लेसर लोन, तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को क्या कहते हैं? मॉरल सुएशन। दीज वर मेथड्स यूज्ड बाय आरबीआई, कम ऑन, मेथड्स यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई। कौन कौन से थे? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। समझ में आया क्या तुम लोग को ये मेथड्स? पक्का? अब इसको लिंक करेंगे महंगाई से, तभी तो ये टॉपिक खत्म होगा। एकदम फटाफट बस खत्म हो गया है। महंगाई है तो मनी सप्लाई कम करनी है कि ज्यादा? क्योंकि अगर मनी सप्लाई कम होगा तभी तो डिमांड कम होगी। तो बताओ, महंगाई है, एकदम रैपिड फायर, महंगाई है तो रेपो रेट का क्या करें? इंक्रीज करेंगे। हम पानी पी नहीं रहे हैं, तुम लोग के लिए चुल्लू निकाल रहे हैं, छलांग मारो तुम लोग उसमें। फिर से बताओ, महंगाई है तो रेपो रेट का क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तभी तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा। मंदी का दौर चल रहा है, बेहद मंदी का दौर है, एसएलआर क्या किया जाए? मंदी के दौर में मनी सप्लाई बढ़ाना है कि घटाना है? तो उसके लिए ये सारे रिजर्व रेशियो को क्या करना है? कम। तो अब चलो, अब बताओ, अब समझ गए? मंदी का दौर है, रेपो रेट का क्या किया जाए? डिक्रीज, तभी मनी सप्लाई बढ़ेगी। मंदी है माने डिफ्लेशन है, डिप्रेशन है, डिफ्लेशन डिप्रेशन, मंदी का दौर है, मनी सप्लाई बढ़ाना है। इसके लिए सीआरआर घटाइए, एसएलआर घटाइए, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट घटाइए, सब घटाइए तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, मंदी का दौर सही हो जाएगा, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई कम करनी है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, ओमो में क्या करेंगे? ओमो में क्या करेंगे? ओपन मार्केट में अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो इश्यू करेंगे सिक्योरिटीज, और अगर डिफ्लेशन है तो रिडीम कर देंगे सिक्योरिटीज। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक होता है। क्या फ्लो में चलता है? अगले सेशन में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इसके ऊपर जो भी फ्रेम हो सकते हैं। याद करके आओगे क्या तुम लोग? पढ़ के आओगे? नहीं। हमारा मॉरल सुएशन अभी तक आप लोग समझे कहां हैं? पढ़ के आ जाना, नहीं तो इसमें तेरा घाटा। मेरा भी जाता है, ऐसी बात नहीं। हमें दुख होगा, और हमें दुख होगा तो हाँ आप लोग को वो दुख जताएंगे, फिर उससे तुम लोग को दर्द होगा, यातना, पीड़ा। तो अगर ऐसा आप कुछ नहीं चाहते हैं तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइएगा। और मेरे प्लीज कहने का टोन आप लोग समझ रहे हैं ना? दैट इज कॉल्ड एज मॉरल सुएशन। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोविड के टाइम पे आरबीआई ने क्या किया था? कोविड के टाइम पे आरबीआई ने भर भर के लोन बांटा था। तो देखो उस समय रेपो रेट गिरा दिया, रिवर्स रेपो रेट भयंकर गिरा दिया, लोन सस्ता हो गया था, मुफ्त का लोन मिल रहा था जैसे, क्योंकि मंदी था उस समय। लिमिट फिक्स कर दिया जाता है कोटा फिक्सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। लिमिट फिक्स कर देंगे कि 25% से ज्यादा लोन मत बांटना, 20% से ज्यादा इस सेक्टर में लोन मत बांटना, 10% कम से कम इस सेक्टर में लोन बांटना। जैसे हम चाहते हैं कि किसी सेक्टर में इंक्रीज हो तो हम कहेंगे कम से कम 10% उसमें बांटना। तो ये सब कोटा फिक्स करना हो गया।
थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू।